हे हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज फाइन। सो आज हम ऑडिटिंग स्टार्ट करेंगे, सीए फाइनल ऑडिट विच इज़ योर पेपर नंबर 3। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर एक चैप्टर में आईसीआई की स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन से हम पढ़ेंगे। यस, फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन। और वो भी आईसीआई का लेटेस्ट जो इशू किया हुआ है स्टडी मटेरियल विच इज़ फॉर May 22 अटेम्प्ट। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल की, बिकॉज ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो अगर आपने स्टडी मटेरियल का ईच एंड एवरी लाइन अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से रिटेन कर लिया, तो आई डो नॉट थिंक सो कि आपको इतनी डिफिकल्टी आएगी। और कहीं कहीं पर समरी नोट्स का भी मैं इस्तेमाल करूंगा, जिससे बिल्कुल आपका समराइज हो जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ेंगे। So let us start with the chapter which is your first chapter which is auditing standard statement and guidance note and overview। तो बिल्कुल ही ओवरव्यू वाला चैप्टर है, इसमें कोई आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से आईसीआई कैसे स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाती है और किस तरीके से काम वगैरह चलता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जस्ट 1 मिनट। या इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। चलो, द पास्ट डिकेड has one of the precedent changes in the global economy and capital market. Key aspect of current business environment include globalized, highly competitive, expanding economy, explosive growth in the development and use of technology, dramatic increase in the new economic service and technology business with prominently intangible assets, unparalleled expansion in the number of public entities, large increase in the number of individuals who put directly or indirectly on equity shares, एंड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू ऑफ दोज सिक्योरिटीज। मतलब ये कह रहा है कि पास्ट डिकेड्स में बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, ग्लोबलाइजेशन और बहुत एक्सपेंशन हुआ है हर तरह का, पब्लिक एंटिटीज भी बढ़ी हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल्स भी बढ़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसके पास इक्विटी शेयर्स थे वो भी बढ़े हुए हैं, मार्केट वैल्यू इवन शेयर्स की कितनी बढ़ चुकी है। यू हैव विटनेस ऑल दीज चेंजेस इन द पास्ट डिकेड्स। द एक्सपेंडेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। देखो, आज टेक्नोलॉजी हम इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेटिंग में और फाइनेंशियल सिस्टम्स में। आज एंटिटी जो भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह बनाती है वो इलेक्ट्रॉनिकली बनाती है, आईटी के सिस्टम के बेसिस पे ही बनाती है। ऑल्सो सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द ऑडिट एनवायरमेंट। तो ऑडिट एनवायरमेंट भी इससे पीछे नहीं रहा, ऑडिट एनवायरमेंट भी इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। फोर्सिंग ऑडिट फर्म्स की, उन्हें ऑडिट फर्म्स को क्या करना पड़ रहा है, रिक्रूट करना पड़ रहा है, ट्रेन करना पड़ रहा है, डेवलप करने पड़ रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ आईटी स्पेशलिस्ट जो उनके ऑडिट एफर्ट्स को सपोर्ट कर सके। इट इज कॉज द फर्म्स टू रिकंसिडर देयर ऑडिट मेथड्स। इस वजह से फर्म्स जो है वो अपने ऑडिट मेथड्स को रिकंसिडर कर रही है और टेक्निक्स को रिकंसिडर कर रही है, ताकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, जिससे वो अपनी ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ा सके। In this changing environment, it is obvious that the professional accountant should adhere to the standards and procedures laid down by the professional accounting body of which he is a member while discharging his duty in a responsible manner। इस चेंजिंग एनवायरमेंट में ऑब्वियस है कि जैसे हम जैसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो हैं उन्हें स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को बिल्कुल एडर करना चाहिए, पालन करना चाहिए। एडर मतलब होता है पालन करना। यस, उन्हें पालन करना चाहिए जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज लेट डाउन कर रही है, जिसका वो मेंबर है, जब वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है। इन दिस डायरेक्शन, रोल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज टू ले स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू मेंबर्स। जो भी आपके स्टैंडर्ड्स है, जो भी आपके एसेज या फिर जो भी चीजें प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं जिससे गाइडेंस मिले मेंबर्स को। इसी वजह से एसेज या फिर गाइडेंस नोट्स वगैरह इशू होता है। मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू द मेंबर्स। Institute of Chartered Accountant of India has been formulating auditing and accounting standards for the guidance of members with a large interest of society। ICAI जो है वो बहुत सारे ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, एसएस भी बनाता है और एएस भी बनाता है, दोनों ही चीजें बनाता है ताकि सोसाइटी का बहुत ज्यादा फायदा हो। इस चैप्टर में हम एक ओवरव्यू लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस नोट्स जो इंस्टीट्यूट इशू करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। दो दी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे डेल्ट हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट आपका पर्पस है वो है कि आपको एक स्टूडेंट को एक फोकस्ड मैनर मिल जाएगी किस तरीके से सिग्निफिकेंस है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हमारी डे टू डे लाइफ में। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने कुछ ज्यादा खास बात नहीं की है। दे हैव जस्ट सेड दैट कि आज का दौर बदलता दौर है, यहाँ पर इतनी ग्लोबलाइजेशन, कॉम्पिटिटिवनेस इतनी बढ़ चुकी है, पब्लिक एंटिटीज बहुत बढ़ चुकी हैं, लोगों के पास मैक्सिमम इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत सारे बढ़ चुके हैं और मार्केट वैल्यू भी बहुत बढ़ चुकी है शेयर्स वगैरह की। फिर बात करी इन्होंने टेक्नोलॉजी की कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आज जो भी फर्म का ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी टेक्नोलॉजी ड्राइवन होती हैं, तो हमारे ऑडिट भी इससे इम्पैक्ट हुआ ही है। तो फर्म्स इस वजह से आईटी स्पेशलिस्ट वगैरह एम्प्लॉय कर रही हैं और इससे एक फर्म्स जो ऑडिट फर्म्स है उन्हें रिकंसिडर करने के लिए कहा कि अपने ऑडिट मेथड्स और टेक्निक्स को, ताकि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने मेथड्स वगैरह को भी इंप्रूव करें, जिससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंप्रूव रहे। और जो हमारी आईसीआई है वो एएस और एसएस इशू करती है जो गाइडेंस की तरह काम करता है, मेंबर्स को वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और अ, बस इतना ही इस इंट्रोडक्शन फेज में बताया गया, अगर मैं समराइज करने बैठूं तो।
ओके, नाउ अब शुरू करते हैं विद हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट। हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट में एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट में आप ये वाला देखो, यहाँ पर मैंने एक समरी टाइप में आपको सारा समझाने की कोशिश की है हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट में। तो आप इतना भी अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा अपने माइंड में। हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट देखो, 1955 में क्या हुआ, जो आईसीए की काउंसिल है ना, उसने बनाया एक रिसर्च कमिटी। इन 1955 द काउंसिल ने एक रिसर्च कमिटी बनाया और 1964 में उस रिसर्च कमिटी ने एसएपीज इशू किए। ये एसएपीज क्या है? दीज आर स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। एसएपी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने स्टेटमेंट इशू की ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जिसको हम एसएस वगैरह कहते हैं। तो वही चीज बाद में इन्हें एसएस कहा जाने लगा, स्टेटमेंट ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को। यस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स कहा जाने लगा। तो यही बात है, 1955 में काउंसिल ने क्या बनाया? एक रिसर्च कमेटी बनाया। 1964 में उन्होंने उस रिसर्च कमेटी ने 1964 में एसएपीज इशू किए। 1977 में आईएफएसी, आईएफएसी क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। यस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने क्या किया? उन्होंने बनाया आईएपीसी। आईएपीसी क्या है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी बनाई। यस, आईएपीसी इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी बनाई, जिसको बाद में आईएएएसबी कहा जाने लगा। बाद में से क्या कहा जाने लगा? आईएएसबी कहा जाने लगा। और इसने बनाया आईएपीसी ने बनाया आईएसए। आईएसए इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए। ठीक है। सिमिलरली हमारे इंडिया ने इसी चीज को, ट्रेंड को फॉलो करते हुए 1982 ने हमारे आईसीआई, जो एक मेंबर है आईएफएसी का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का हमारा आईसीआई मेंबर है, उन्होंने इधर आईएफएसी ने आईएपीसी बनाए थे, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या बना दिया? एपीसी बना दिया, ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी बना दी। और इसी ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी को जुलाई 2002 में बाद में इसे क्या जाने लग गया? एएएसबी। जैसे आईएपीसी को बाद में आईएएएसबी का नाम देने लग गए थे, तो इस तरीके से एपीसी का नाम क्या हो गया? एएएसबी, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। और इसी एएएसबी ने क्या इशू किए? सैप इशू किए। सैप मतलब स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर एसएस होते हैं, जीएन्स होते हैं, और बाद में इन्हें एएएस कहा जाने लग गया, विच इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। और 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को ये एएएस का पूरा नाम क्या हो गया? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्या नाम हो गया? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। और इसके अंदर 5 चीजें आती हैं। आपके एसएस आते हैं, एसक्यूसीज, एसआरई, एसएई, एसआरएस। एसक्यूसी की बात करो तो वो होते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये 1 से लेकर 99 तक होते हैं। इसके बाद एसए जो होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। ये 100 से 999 तक होते हैं। फिर इसके बाद एसआरई स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये 2000 से लेकर 2699 तक होते हैं। एसएई 3000 से 3699 तक होते हैं, विच इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और एसआरएस स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये होते हैं 4000 से 4699 तक। तो ये हमारा टोटल जो भी हमने देखा, तो उसी का चीज हमने देखी कि अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट की, तो आपने देखा 1955 में काउंसिल ने एक रिसर्च कमेटी बनाई। लेट अस रिकैप्चुएट जो इतना भी हमने पढ़ा अभी तक हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट में। तो 1955 में काउंसिल ने क्या बनाया? एक रिसर्च कमेटी बनाई, और उस रिसर्च कमेटी ने 1964 में एसएपीज बनाया। और 1977 में जो आपका आईएफएसी है, विच इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसने आईएपीसी बनाया, विच इज इंटरनेशनल आईएपीसी बनाया, इंटरनेशनल ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी बनाई, जिसको बाद में आईएएएसबी नाम जाने से लग गया। और उसने आईएसए इश्यूज किए। और 1982 में आईसीए जो मेंबर है आईएफएसी का, उसने भी उसी के नक्शे कदम फॉलो किए आईएफएसी के। तो उसने क्या बनाया? उन्होंने बनाया था, क्या चीज बनाई थी? उन्होंने बनाई थी आईएपीसी। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाया एपीसी, और बाद में इसे जाने लग गया, जिसे उसे आईएएस भी जानने लग गए थे, इसको हम एएस भी जानने लग गए। और इसने इशू किए एसएपी विच इज स्टेटमेंट ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। और ये आपके एसएस और जीएन्स थे। ये जो एसएपीस जो पहले इशू हुए थे ना, उन एसएपीस को रिप्लेस करके नए वाले एसएपीस यहाँ पर इशू हुए थे। यस, थोड़े मॉडिफाइड एसएपीस इशू हुए थे, एसएस और जीएन्स। और फिर इन्होंने एएएस में नाम में कन्वर्ट हो गए, एसएपी का नाम एएएस हो गया। यस, क्योंकि इसका आईएसए था तो इसका नाम एएएस हो गया। और 1 जुलाई 2008 में इसका नाम चेंज होकर दोबारा से एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ही हम इसे जब से बोलते हैं। और इसके अंदर 5 चीजें इंक्लूड होती हैं, एसक्यूसी, एसए, एसआरई, एसएई और एसआरएस। तो ये 5 चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो लेट अस हमने रिकैप्चुएट किया जो भी चीज हमने पढ़ी थी। तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट। हमने जितना भी पढ़ा एक बार स्पीडली हम
जितनी भी मैंने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीज दिखाई वो सारी समरी टाइप में थी, हमने पूरा समराइज कर लिया जितनी भी चीज है। अब इसको हम टेक्स्ट में जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो देखो, द इंस्टीट्यूट सिंस इट्स इंसेप्शन हैज कमिटेड टू रिसर्च ऑन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। तो देखो 1955 में उन्होंने काउंसिल ने क्या बनाया, एक रिसर्च कमेटी बनाया। देखो रिसर्च कमेटी बनाया काउंसिल ने। काउंसिल एट द पॉइंट ऑफ फेल्ट दैट की एक कमेटी बनाने की जरूरत है जो कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ डील करे, जो भी मेंबर फेस कर रहे हैं, एंड विद द व्यू ऑफ इंश्योरिंग हाईएस्ट ऑफ द ट्रेडिशन और टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कि जो भी हमारे मेंबर्स वगैरह है ना वो कॉम्पिटेंटली काम करे, टेक्निकल कॉम्पिटेंस के साथ काम करें, अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करें। और देखो 1964 में ये काउंसिल ने क्या इशू किया था, जो आपकी रिसर्च कमेटी थी उसने क्या बनाया था, एसएपीज बनाया था। देखो एसएपीज किसने प्रिपेयर किया था, रिसर्च कमेटी ने। नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, लेकिन दूसरों के बेनिफिट के लिए भी आउटसाइड द प्रोफेशन जो इंटरेस्टेड इस सब्जेक्ट में। इट होप दैट की स्टेटमेंट जो है वैल्यूएबल गाइडेंस, जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह इशू होती हैं, मेन पर्पस इज दैट दे प्रोवाइड द गाइडेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट्स, एंड पर्टिकुलरली कंपनीज के ऑडिट में ये जो एसएपीज इशू हुए थे वो बहुत ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। The Council of Institute could realize the technique of auditing and assurance and undergo changes. Council of Institute, जो इंस्टीट्यूट की हमारी काउंसिल है, उसने बिल्कुल ये रियलाइज कर रखा है कि जो हमारी टेक्निक्स हैं ऑफ ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से भी, बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि इतना चेंज हो रहा है तो इनकी टेक्निक्स वगैरह में भी चेंज होते रहते हैं। सिंस द मेंबर आर एक्सपेक्टेड टू कीप मेंबर्स इसी डेवलपमेंट के साथ साथ चलते रहें, तो ये जो स्टेटमेंट है सेट टू अटेम्प्ट आउट द प्रैक्टिस जो जनरली एक्सेप्टेड दूसरी कंट्रीज में भी होती हैं। और काउंसिल जो है वो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर करता है, मतलब जैसे इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनली जो भी चेंज हो रहा है, हमारे काउंसिल उस चीज को भी अडॉप्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ इंडियन लॉज, कस्टम्स, इन सब का भी ध्यान में रखता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। द इशुएंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस माइट बी कंसिडर्ड एज अ पाथ ब्रेक फॉर एस्टैब्लिशिंग अ साउंड ऑडिट प्रैक्टिस इन इंडिया। तो इसे पाथ ब्रेक की तरफ कंसिडर कर सकते हैं जो हमारा इससे पीस इशू हुए थे। अब इसके बाद एएसबी बता रखे इसका स्कोप और फंक्शन। तो देखो द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एएसबी, सेटिंग अप ऑफ एएसबी। अब एएसबी कैसे बना, मैंने बताया था कि आईएफएसी का भी एग्जिस्टेंस में था 1977 में, विच इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसका इंडिया एक आईसीआई इसका एक मेंबर है आईएफएसी का। और आईएफएसी ने क्या बनाया, आईएपीसी बनाया, और इसे ही बाद में हम क्या जानने लग गए, आईएएएसबी जानने लग गए थे टू फॉर्मुलेट। और आईएपीसी ने क्या बनाया, आईएएस बनाया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस बनाई। यस देखो इनको ये गाइडलाइंस को बाद में क्या कहा जाने लग गया, आईएसए कहा जाने लग गया। यस इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस बनाई थी और इनको ही बाद में आईएसए के नाम से जानने लग गए। कंसीडरिंग द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, हमारे इंडिया को भी लगा कि हमें स्टैंडर्ड्स इशू करने चाहिए, गाइडेंस नोट्स इशू करने चाहिए। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन हमें अपने इंडियन लॉज, कस्टम्स और यूसेज और बिजनेस प्रैक्टिस को भी ध्यान में रख के कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने की जरूरत है। विद दिस ऑब्जेक्टिव हमारे इंस्टीट्यूट ने, मतलब आईसीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया। इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया, उन्होंने क्या बनाया था, आईएपीसी बनाया था। हमारे इंस्टीट्यूट ने एपीसी बनाया 1982 में। आप देख सकते हो 1982 सितंबर 17 1982 में हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाया टू स्प्रेड द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस एंड गाइडेंस नोट्स, ताकि वो रिप्लेस कर सके बहुत सारे जो पुराने एसएपीज जो 1964 में। देखो इसने जो ये एसएपीज नए वाले बने थे ना, जो 1964 में पुराने एसएपीज जो रिसर्च कमेटी ने बनाए थे, उसको रिप्लेस कर रहा था ये वाला। देखो आईएएसबी की अगर बात करो, देखो आईएफसी बोर्ड, आईएफएसी बोर्ड ने एस्टेब्लिश किया था आईएएसबी, विच इज इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट, ताकि वो डेवलप करे और इशू करे। इसका काम क्या होता है, स्टैंडर्ड्स नए नए डेवलप करना, इशू करना पब्लिक इंटरेस्ट में और अपने खुद के अथॉरिटी में हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करना पूरे संसार के लिए। आईएएसबी जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ आईएफएसी। तो दिस इज अ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। अगर आपसे कोई भी आईएएसबी के बारे में पूछे तो आप क्या कहो कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं अब इसके बाद आ जाता है एएएसबी। देखो आईसीआई एक मेंबर है आईएफएसी का, और इसने कमिटेड टू वर्क टुवर्ड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस जो भी आईएफएसी इशू करता है। आईसीएआई ने एएएसबी बनाया अर्स्टवाइल एपीसी। देखो पहले इसका नाम क्या था, एपीसी था, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। इस ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का नाम जो चेंज हो गया फिर वो क्या बन गया, एएएसबी बन गया ना। कब बना था ये, जुलाई 2002 में। टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ताकि इसका दो काम थे, जो भी एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिस अभी तक इंडिया में चल रही थी उसको रिव्यू करना, और नए एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना। और ये एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का पहले वाला नाम क्या था, एसएपीस था, बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस, सो दैट दे मे बी इशूड बाय काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट। देखो इन जुलाई 2002 एपीसी जो है वो कन्वर्ट हो गया था। मैंने बताया था कि एपीसी ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी किसमें कन्वर्ट हो गई थी, एएसबी में कन्वर्ट हो गई थी, विच इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड बाय काउंसिल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेंड के साथ चल सके, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना आईएपीसी का नाम आईएएएसबी रख दिया था आईएफएसी ने, बिल्कुल।
significant step has been taken and aimed in bringing a desired transparency रहे in the work of auditing and assurance standard both through participation of representatives. अब इस AASB के अंदर बहुत सारे representatives होते हैं, मतलब इसके अंदर ना आप कह सकते हो कि बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स वगैरह बनते हैं. हम आगे देखेंगे कि स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं, तो उसमें यहाँ पर यही बात की गई होगी कि एक स्टडी ग्रुप्स बनाए जाते हैं क्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट. अलग अलग इंस्टीट्यूट के क्रॉस सेक्शन के मेंबर्स इस बोर्ड में रहते हैं ताकि एक्सपर्ट्स की नॉलेज वगैरह सब कुछ मिल जाए. थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंटरेस्ट ग्रुप जैसे रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स, ये बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. नॉमेनक्लेचर ऑफ एसएपीस हैज बीन चेंज इनटू एएएस. तो वही बात है, देखो मैंने एसएपीस का नाम क्या चीज में चेंज हो गया था एएएस में, और इसका एक ये एएएस का नाम 1 अप्रैल 2008 में एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में चेंज हो गया था. देखो आगे यही चीज लिखी हुई है. एज पर द प्रीफेस टू स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल quality control review audit other assurance related service well affected from देखो 1 अप्रैल 2008 तो nomenclature AAS का under the council ने क्या कहा जाने लग गया इसको engagement standards and quality control standards कहा जाने लग गया. इनको क्या कहा जाने लग गया? engagement and quality control standards कहा जाने लग गया. और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? इसके अंदर 5 चीजें इंक्लूड होती हैं आपके एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस और एसक्यूसी. क्या क्या इंक्लूड होता है? एसएई, एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस, एसक्यूसी, एसए, एसआरई, एसक्यूसी, एसएई, एसआरएस. ठीक. तो सबसे पहले एसए की बात कर लेते हैं. एसए क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ये अप्लाइड होते हैं द ऑडिट ऑफ एचएफसी. एचएफसी मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं तब हमारे एसए अप्लाई होते हैं. एसआरई, एसआरई इज स्टेटमेंट ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. स्टेटमेंट ऑन रिव्यू एंगेजमेंट से अप्लाइड होता है जब हम रिव्यू करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. व्हेन वी रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तब हमारे एसआरई एप्लीकेबल होते हैं. नाम से पता चल रहा है रिव्यू करने के लिए. इसके बाद नेक्स्ट आता है एसएई, स्टेटमेंट ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स. ये बेसिकली एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जो डील करते हैं विद द सब्जेक्ट अदर देन एचएफसी. मतलब ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स पे डील करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है एसआरएस. एसआरएस स्टेटमेंट ऑन रिलेटेड सर्विसेज. ये अप्लाइड करता है एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ. अब इसके अंदर 3 चीजें आती हैं. इसके अंदर आपकी 3 थिंग्स आती हैं. देखो इसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं. सबसे पहले आपके आते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर. देखो रिलेटेड सर्विस में सबसे पहला इज द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आता है. नेक्स्ट इज योर कंप्लायंस एंगेजमेंट्स आती हैं और थर्ड इज योर अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स आती हैं. तो इसके अंदर क्या क्या 3 चीजें आती हैं रिलेटेड सर्विसेज में. तो इसके अंदर 3 चीजें आती हैं. सबसे पहले आपके एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होते हैं, फिर आपके कंपाइलेशन प्रोसीजर्स आते हैं और अदर रिलेटेड सर्विसेज आती हैं. तो 3 थिंग्स इसके अंदर आती हैं. इसके बाद अगर बात करें एसक्यूसी की, एसक्यूसी कंटेन एक्सटेंसिव रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेनेंस. अब एसक्यूसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट फर्म्स एज वेल एज इवन फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप्स. इसके बाद अब बात करते हैं स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एएएसबी. एएएसबी के स्कोप और फंक्शंस के हम चलो हम बात करते हैं. तो मेन फंक्शन एएएसबी का देखो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के 2 ही मेन फंक्शन है. पहले तो रिव्यू करना जो भी पुराने हमारे स्टैंडर्ड्स थे ना, पुराने जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स थे उन पुराने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना. द मेन फंक्शन इज दैट. द फर्स्ट फंक्शन इज टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड सेकंड फंक्शन इज दैट इट डेवलप द न्यू स्टैंडर्ड्स. नए स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, पुराने को रिव्यू और नए को डेवलप करना. दीज आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ एएएसबी. तो देखो द मेन फंक्शन ऑफ एएएसबी इज टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया and to develop statement on standards of auditing so that they may be issued by the council of institute. While formulating SA, AASB takes into consideration ISA जो IAPC मतलब वो इंटरनेशनल को भी ध्यान रखता है. ISA का भी यूज करता है विच इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. और जो IAPC है और एप्लीकेबल लॉज, कस्टम्स, यूसेज, बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया को भी कंसीडर में ध्यान में रखता है. एसेज आर इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल. कौन एसेज इशू करती है? काउंसिल, हमारी इंस्टीट्यूट की काउंसिल इशू करती है. AASB also issued guidance notes. ये बेसिकली गाइडेंस नोट्स भी हमारे AASB इशू करता है जहां पर भी एसेस में जरूरी होते हैं. गाइडेंस नोट्स बेसिकली देखो जो आपके एसेस होते हैं ना दे आर मैंडेटरी नेचर, जबकि गाइडेंस नोट्स जो होती है वो रिकमेंडेटरी होती है नेचर में. मतलब ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, एक वैल्यूएबल गाइडेंस की तरह काम करती है मेंबर्स के लिए. AASB has also been entrusted with the responsibility to review the essays at periodic intervals. तो इसका काम होता है रिव्यू करना. तो 2 ही मेन फंक्शन है जो फर्स्ट लाइन में बता रखे हैं. रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एसेस. तो मेन फंक्शन ऑफ द AASB इज दिस मच. इसके बाद बात करते हैं स्कोप ऑफ एसे की. तो स्कोप ऑफ एसे, एसेस अप्लाइज व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कैरिड आउट. एसेस कहाँ पर अप्लाइड होते हैं? जब भी आपका इंडिपेंडेंट ऑडिट कैरिड आउट होता है तब आपके एसेस अप्लाई होते हैं. आगे इसने कुछ नहीं दे रखा, आगे इसने बस केवल ऑडिट की डेफिनेशन दे रखी है जो आप इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ के आए हो.
ऑडिट की डेफिनेशन मेरे साथ जल्दी से बोल लो। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. ठीक है? SS may have also application as appropriate to other related functions of auditor. कोई भी अगर लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसए पे अगर कोई भी लिमिटेशन होती है ना, एनी लिमिटेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक एसए, एसए के अंदर ना बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं। एसए का ना बिल्कुल एक अगर आप एसए कभी खोल के देखो ना, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल आपका एक पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, फिर इसके बाद होता है आपका अदर पैराग्राफ्स, मैटर्स, ये सारी चीजें, रिक्वायरमेंट्स, इस तरीके से बहुत सारी चीजें बताई गई होती है, स्कोप, यस, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें बताई होती है। तो जो भी आपकी अगर कोई भी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसए, अगर स्पेसिफिक एसए पे कोई भी एप्लीकेबिलिटी पे अगर कोई भी लिमिटेशन अराइज होती है ना, तो वो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक्सप्लेन की जाएगी। यस, इट विल बी एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ एसए। नाउ प्रोसीजर देखो फॉर इशूइंग एसए, ब्रॉडली द फॉलोइंग प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं जब भी हम एसए फॉर्मुलेट करते हैं। AASB determine the broad areas in which essay needs to be formulated. तो AASB सबसे पहले तो broad areas देखता है कि AASB डिसाइड करता है कि यही एरियाज हैं जहां पर मेरे को essay डेवलप करने की जरूरत है। तो यस, AASB क्या देखता है? ब्रॉड एरियाज देखता है कि मेरे को यहाँ मेरे को ऐसे इशू करने पड़ेंगे। तो AASB डिटरमाइन द ब्रॉड एरियाज जहां पर मेरे को ऐसे फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे। इन द प्रिपरेशन ऑफ एसेज AASB जो है वो स्टडी ग्रुप्स की हेल्प लेता है। स्टडी ग्रुप्स जो होते हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और स्टडी ग्रुप्स के अंदर ना क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। यस, क्रॉस सेक्शंस, जो भी इंस्टीट्यूट के क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर्स है ना, वो इस में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑफ स्टडी ग्रुप्स एंड एक्सपोजर ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड। और जैसे स्टडी ग्रुप्स वगैरह ने काम किया तो उसके बेसिस पे एक एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट, फिर ये एक्सपोजर ड्राफ्ट ना काउंसिल को भेजा जाता है, मतलब ये कमेंट्स वगैरह के लिए छोड़ दिया जाता है, मेंबर्स के कमेंट्स के लिए। देखो सबसे पहले तो जो काउंसिल है ना, AASB जो है, उसने ब्रॉड एरियाज देखे कि कहाँ मेरे को स्टैंडर्ड्स बनाने की नीड है। फिर उसने स्टडी ग्रुप्स बनाया, स्टडी ग्रुप्स के अंदर क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर उन्होंने ड्राफ्ट एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, फिर ये एक्सपोजर ड्राफ्ट भेजा जाता है मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट को उनके कमेंट्स वगैरह के लिए। फिर आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन जो भी कमेंट्स थे इस ड्राफ्ट पे, फाइनलाइज बाय द AASB, फिर ये फाइनल हो जाता है और ये सबमिट हो जाता है किसको? काउंसिल को। यस, देन दिस ड्राफ्ट इज सबमिटेड टू योर काउंसिल मेंबर्स, फिर ये काउंसिल को सबमिट हो जाता है। द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट कंसीडर करती है इस फाइनल ड्राफ्ट को जो भी प्रपोज हुआ है एसए का, और मॉडिफाई करती है इन कंसल्टेशन विद AASB। अगर उसे कुछ भी मॉडिफाई करना होता है तो वो AASB की कंसल्टेशन के साथ इस एसए में जो भी मॉडिफिकेशन करनी होती है वो कर लेती है, और फिर बाद में आपका एसए आपका इशू कर देती है अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल। कंप्लायंस विद एसए, देखो अब जो भी ऑडिटर अपनी कुछ भी ऑडिट कर रहा है, अपने अटेस्टेड फंक्शंस वगैरह जो भी परफॉर्म कर रहा है, तो उसे एसएस का कंप्लाई करना इज मैंडेटरी। देखो, और अगर वो नहीं करता ना तो उसे मटेरियल डिपार्चर देना पड़ता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, बताना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है यूजर का अटेंशन फ्रॉम द मटेरियल डिपार्चर ऑडिट रिपोर्ट में। तो यही बात कर रहा है। While discharging their attached function, it is a duty of the members of institute to ensure that SS are followed in the audit of financial statement covering by their audit report. ये ड्यूटी हो जाती है कि एसएस बिल्कुल फॉलोड हो रहे हो। इफ फॉर एनी रीजन अ मेंबर इज नॉट एबल टू परफॉर्म ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए, तो उसकी रिपोर्ट में ड्रॉ करना चाहिए अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर देयरफ्रॉम। ऑडिटर आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो एसए इन द ऑडिट कमेंसिंग ऑन फ्रॉम द डेट जो भी एसए में स्पेसिफाइड है। लेट्स से कोई भी एसए आपका एप्लीकेबल है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2009, तो 1 अप्रैल 2009 के बाद से ही वैसे एप्लीकेबल हो जाएगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को ड्रॉ करना पड़ेगा अटेंशन फ्रॉम द मटेरियल डिपार्चर्स। देखो, ऐसे अगर फॉलो नहीं हो रहा ना तो वहां आपको बताना पड़ता है मटेरियल डिपार्चर्स अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपका एएस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अगर नहीं फॉलो हो पा रहे होते तो वहां पर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। यस, यू नीड टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर थिंग। क्लियर? ये चीज चाहती है। इसके बाद आगे चलते हैं, लिंकेज बिटवीन एसे एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। देखो, एसेज एज वेल एज जो भी आपकी दूसरी स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग होती है रिप्रेजेंट करते हैं जनरल एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स होते हैं ऑफ ऑडिट। एज अ मेंबर जो ये अपनी ड्यूटीज एसएस के अकॉर्डिंगली जो भी अपने परफॉर्म नहीं करते अपनी ड्यूटीज वगैरह को, स्टेटमेंट्स या फिर और फेल्स टू डिस्क्लोज द मटेरियल डिपार्चर्स, आपने ड्यूटी भी फॉलो नहीं की और आपने मटेरियल डिपार्चर भी नहीं डिराइव किया, तो आप लायबल हो जाएंगे। आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉलो हो सकती हैं। इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ले सकता है अगर आपने फॉलो नहीं किया और साथ ही साथ आपने चलो फॉलो नहीं किया था, कम से कम मटेरियल डिपार्चर दे देते, अब कम से कम मटेरियल डिपार्चर दे देते ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, लेकिन आपने ये दोनों ही काम नहीं किए तो उस सिनेरियो में आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लगेंगी। और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट लगती है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट
1949 में आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लग जाएंगी। तो यहाँ पे 3 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लगेंगी, 3 बॉक्सेस में आपको दे रखी हैं। सबसे पहले जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 होता है ना, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर हम देखेंगे यस प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर है, उसके अंदर हमें पढ़ना ही अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है। तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में ना, हमारे एक्ट में 3 चीजें होती हैं। शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल के अंदर होता है पार्ट, और पार्ट के अंदर होता है क्लोजेस। तो ऐसा हमारा एक्ट बना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। तो हमारे हाँ एक्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो होते हैं हमारे एक्ट में सबसे पहले वी हैव द शेड्यूल, देन वी हैव पार्ट, एंड देन वी हैव क्लोजेस। मिट गया यार, एक सेकेंड। हमारे शेड्यूल में क्या होता है, सबसे पहले SPC आप ऐसे कह सकते हो। सबसे पहले तो शेड्यूल होते हैं, देन पार्ट होते हैं, देन आपके क्लोजेस होते हैं। इस तरीके से बात होती है। तो अगर मैं बात करूँ शेड्यूल नंबर 2, पार्ट नंबर, जो शेड्यूल नंबर 2 होता है ना, शेड्यूल नंबर 2 का पार्ट 1, देखो हम लिखते कैसे हैं, सेकेंड शेड्यूल हम पूरा लिखते हैं, सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1, और ये 1 न्यूमेरिकली लिखते हैं, रोमन न्यूमरल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और जो क्लोज को है ना, हम न्यूमेरिक वैल्यू में लिख देते हैं, क्लोज 5 ऐसे करके, तो आपके नंबर नहीं कटते। यस हाँ, इनके भी इंस्टीट्यूट एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आपने बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है, कि आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें भी पता है, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके ऑडिट के पेपर में। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आप, पेपर में लिखते समय ऐसे लिखना, क्लोज 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, मतलब उल्टा स्टार्ट करना, क्लोज 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, क्लियर, ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। कितना लिखना है, अकॉर्डिंग टू विच, कितना तो आपको सब में ही लिखना है। अब बताना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा, प्रैक्टिस में या सर्विस में। तो ये जो भी आपका सेकंड शेड्यूल होता है ना, वो डील करता है विद सेकंड शेड्यूल का जो पार्ट 1 होता है, वो आपका डील करता है विद चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इसके बारे में बात करता है। ज्यादा डिटेल में हम प्रोफेशनल एथिक्स वाले चैप्टर में तो बहुत डिटेल में देखेंगे ये सारी चीजें। तो वहां पर यही बात कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम। अगर वो फेल हो गया डिस्क्लोज करने के लिए मटेरियल फैक्ट, उसने मटेरियल फैक्ट नहीं बताया जो उसे पता था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर उसने मटेरियल फैक्ट नहीं बताया, देखो अगर वो फेल्स टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल फैक्ट जो उसे पता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताया, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल फैक्ट नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर मेकिंग, और लेकिन जो उसे मटेरियल फैक्ट था वो बताना बहुत ही जरूरी था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल फैक्ट नहीं बताया गया, क्योंकि अगर आपने बट डिस्क्लोजर जो है बहुत ही नेसेसरी है, ताकि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही रहे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोफेशनल कैपेसिटी में रखना बहुत जरूरी था। मतलब आपने अपना मटेरियल जो भी डिपार्चर वगैरह था, मटेरियल जो भी फैक्ट था वो आपने फेल टू डिस्क्लोज हो गए, तो इस वजह से आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के आप गिल्टी हो गए। और इसी तरीके से क्लोज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 स्टेट दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। अगर आप ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या फिर आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो अपनी ड्यूटीज कंडक्ट करने में, मतलब ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहे, आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, आप अपनी ड्यूटीज का अच्छे से पालन नहीं कर रहे इन द कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज। और क्लॉज नंबर 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1949 which specifies that a member of institute engaged in practice shall be guilty of professional misconduct if he fails to invite application of any material departure। मतलब आप इनवाइट नहीं किया आपने एप्लीकेशन, मटेरियल डिपार्चर अगर हुआ है लेकिन आपने मटेरियल डिपार्चर आपने कोई स्टैंडर्ड वगैरह फॉलो नहीं किया, देखो जनरल एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब आपके एसएस वगैरह, तो अगर आपने एसएस मतलब जो भी जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया और आपने उसका मटेरियल डिपार्चर भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो उस सिनेरियो में भी आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। इसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अब हम एसआरएस की बात कर रहे हैं, व्हिच इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज देखते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड गाइडेंस नोट्स ऑन द रिलेटेड सर्विस इशूड डिस्टिंग्विश ऑडिट्स फ्रॉम रिलेटेड सर्विस। देखो रिलेटेड सर्विस में 3 सर्विसेज आती हैं, मैंने बताया था, एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होते हैं, एक आपके कंप्लायंस प्रोसीजर होते हैं। हमने ऊपर भी देखा था ये चीज, दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड। या देखो एसआरएस के अंदर 3 चीजों पे अप्लाइड होते हैं, एक आपके एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पे, एक आपके कंप्लायंस एंगेजमेंट्स पे, और एक अदर रिलेटेड सर्विसेज पे। तो इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं? एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंप्लायंस प्रोसीजर्स, ये 3 चीजें आती हैं। तो देखो यही चीज बता रखे हैं। देखो रिलेटेड सर्विस कंप्राइज रिव्यू, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन। तो इसके अंदर 3 चीजें आती है, रिव्यू होती है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशंस इंक्लूड होती हैं। एज इलस्ट्रेटेड इन डायग्राम बिलो, ये जो डायग्राम दे रखा है
आप देख सकते हो यहाँ पर ऑडिट जो है, ऑडिटिंग के अंदर, और ये रिलेटेड सर्विस में तीन नेचर ऑफ सर्विस आ गई, रिव्यू आ गया, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन। ऑडिट के अंदर अगर आप लेवल ऑफ एश्योरेंस देखोगे ना जो ऑडिटर प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑडिट के अंदर ऑडिटर प्रोवाइड अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, फुली एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, ऑडिटर एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है जिसे हम रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं। जबकि रिव्यू में ही प्रोवाइड्स अ मॉडरेट एश्योरेंस, यस मॉडरेट एश्योरेंस। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन में तो वो कोई एश्योरेंस ही नहीं दे रहा, रिव्यू में चलो मॉडरेट तो दे रहा है, लेकिन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कंप्लायंस में तो कोई एश्योरेंस ही नहीं दे रहा। अब देखो उसकी रिपोर्ट में क्या क्या प्रोवाइड होगा। अगर ऑडिट कर रहा है तो एक पॉजिटिव एश्योरेंस मिल रही है कि भाई कम से कम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो दे रहा है, एब्सोल्यूट तो दे ही नहीं सकता, कुछ बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो एब्सोल्यूट नहीं दे सकता, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, आप टेस्ट ऑडिट्स वगैरह परफॉर्म करते हो, टेस्ट एक्स वगैरह परफॉर्म करते हो, उस वजह से भी ऑडिट कैन नॉट प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच ऑडिटर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो एक पॉजिटिव एश्योरेंस मिल रही है एजर्शन पे, जबकि रिव्यू में आप मॉडरेट एश्योरेंस दे रहे हो तो इट प्रोवाइड्स अ नेगेटिव एश्योरेंस ऑन एजर्शंस। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर तो आप कोई एश्योरेंस ही नहीं दे रहे, यहाँ पे जस्ट एक फैक्चुअल फाइंडिंग्स लग रही है प्रोसीजर्स की। एग्रीड अपॉन मतलब थर्ड पार्टी ने आपके साथ एग्री किया वो चीज, थर्ड पार्टी ने एग्री किया मतलब एक बस जस्ट एक फैक्चुअल फाइंडिंग है, जो भी प्रोसीजर्स है ना उसके केवल एक फैक्ट्स फाइंडिंग है, फैक्चुअल फाइंडिंग ही है। और कंपाइलेशन में तो क्या कर रहे हैं आप, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो जो भी इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड है। इसमें क्या होता है बेसिकली कंपाइलेशन में जो आपका मेंबर वगैरह होता है ना वो आपका पार्टिसिपेट करता है, तो वहां पर यूजर को कुछ तो बेनिफिट इससे डिराइव होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट केवल क्या कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी कंपाइल किया उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑडिट और रिव्यूज आर डिजाइन टू प्रोवाइड, देखो ऑडिट जो है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जबकि रिव्यूज आपके मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सच टर्म्स आर इंडिकेटेड इन द कंपैरेटिव रैंकिंग, देखो कंपैरेटिव लेवल ऑफ एश्योरेंस में हमें बता रखी है टेबल में। एंगेजमेंट्स टू अंडरटेक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन प्रोसीजर्स, ये तो कोई एश्योरेंस ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे, देखो नॉट इंटेंडेड टू एनेबल टू ऑडिटर टू एक्सप्रेस एश्योरेंस, मतलब वो नो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एश्योरेंस हियर? Assurance in the above context refers to auditor satisfaction in the reliability of assertion being made by one party and used by other party. देखो क्या कह रहा है, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ऑडिटर की सेटिस्फेक्शन की, ऑडिटर कितना सेटिस्फाई है एज टू रिलायबिलिटी ऑफ एसर्शन की, कोई लेट से कोई स्पेसिफिक एसर्शन कितनी रिलायबल है, ऑडिटर कितना सेटिस्फाइड है कि ये कितनी रिलायबल होगी। जैसे कंप्लीटनेस वाली एसर्शन ले लो, वो कितनी रिलायबल है, ऑडिटर कितना सेटिस्फाइड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्लीटनेस वाली एसर्शन, तो उसी को हम क्या कहते हैं एश्योरेंस। जो एक पार्टी मेक करती है, ये एजर्शन कौन मेक करती है, एक पार्टी मेक करती है और दूसरी पार्टी इसका एजर्शन का इस्तेमाल करती है। तो एश्योरेंस क्या हो गया, एश्योरेंस रेफर्स टू ऑडिटर सेटिस्फेक्शन एज टू रिलायबिलिटी ऑफ एजर्शन ऑफ दैट इज मेड बाय वन पार्टी। देखो assurance in the above context refers to auditor satisfaction as to reliability of assertion being made by one party and used by another party to provide such assurance auditor। अब ये जो भी assurance auditor provide करता है ना, ऑडिट में ना बिल्कुल एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो होती है। देखो सबसे पहले ना ऑडिटर जो भी अपने कंक्लूजन्स वगैरह प्रोवाइड करता है वो एविडेंसेस के बेसिस पे प्रोवाइड करता है, और एविडेंसेस के बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन देता है ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन ये एविडेंसेस को लेने के प्राप्त करने के पीछे ऑडिटर बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, जैसे रैप परफॉर्म करता है, रैप इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करता है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। देखो टू प्रोवाइड सच एश्योरेंस ऑडिटर एक्सेसेस द एविडेंस कलेक्टेड, ऑडिटर जो भी उसने एविडेंसेस मिले हैं उस सारे एविडेंसेस को एक्सेस करता है, मतलब देखता है, एसेस करता है सारे जो भी उसे एविडेंसेस मिले हैं। जो और ये एविडेंसेस कैसे मिलते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर जो उसने कंडक्ट किए, जितने भी प्रोसीजर उसने फॉलो किए, और उसके बाद वो अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। द डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव्ड एंड देयरफॉर द लेवल ऑफ एश्योरेंस मे बी प्रोवाइडेड इज डिटरमाइंड बाय प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट्स। इन द ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिटर एक, देखो ऑडिट में तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो एक हाई एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं प्रोवाइड करता। द लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट एक रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस बेसिकली वो प्रोवाइड कर रहा है, दैट द ऑब्जेक्ट की। और एक रीजनेबल एश्योरेंस मतलब कि जो ऑडिट है ना वो फ्री है किसी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, और ये जो इन्फॉर्मेशन जो है ना, ऑडिट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक पॉजिटिव चीज एक्सप्रेस करी है उसकी ऑडिट रिपोर्ट में, जो हमने ऊपर देखा था कि ऑडिट वाला तो पॉजिटिव चीज ही बता रही थी। जबकि रिव्यू एंगेजमेंट में अगर बात करूं तो ऑडिटर एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा था कि जो इसकी इन्फॉर्मेशन है ना फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट की इन्फॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसके बारे में एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस ही प्रोवाइड कर रहा था। तो ये एक नेगेटिव एश्योरेंस की तरह फॉर्म हो गई, इसको हम लिमिटेड एश्योरेंस कहते हैं। जैसे ऊपर वाले का नाम रीजनेबल एश्योरेंस, हम रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस कह रहे थे ना, इसी तरीके से जो रिव्यू में हम मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उसे लिमिटेड एश्योरेंस कहते हैं। और जबकि अगर मैं बात करूं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की, तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में तो चलो चलते हैं आगे, एक सेकंड रुको, या
हाँ, यहाँ देखो, फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऑडिटर सिंपली प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, जबकि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में तो जस्ट एक फैक्चुअल फाइंडिंग प्रोवाइड करता, कोई एश्योरेंस ही एक्सप्रेस नहीं हो रही थी। इंस्टेड यूजर्स जो थे ना, फैक्चुअल फाइंडिंग्स है तो जो यूजर्स होते हैं वो खुद ही ट्राई करते हैं इंटरप्रेट करने के, खुद ही अंडरस्टैंड करते हैं कंक्लूजंस, ऑडिटर के काम से वो खुद ही अपने कंक्लूजंस को ड्रॉ करते हैं। इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट, और कंपाइलेशन एंगेजमेंट की अगर बात करूं जो आपका लास्ट वाली थी, ऑल्दो यूजर्स ऑफ कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन में बताया था कुछ बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका मेंबर पार्टिसिपेट करता है। देखो, कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन डिराइव सम बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं मिलती। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एनेबल ऑडिटर, अब द बेसिक ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, ऑडिट ऑब्जेक्टिव इज दैट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। Yes, the main objective of the audit is auditor is able to provide opinion whether the financial statement जो भी prepared है क्या वो true and fair view दे रही है। This is the main objective of the audit ना, कि जो financial statement है क्या वो true and fair view दे रही है, जो भी financial is of the opinion की जो भी financial statement provide basically prepared की गई है in all the material aspects, क्या वो FRF के according prepare हुई है, वो true and fair view दे रही है। This is the basic objective of audit ना। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन ऑडिटिंग इज नॉट अटेनेबल। देखो, आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे ही नहीं सकते क्योंकि ऑडिट जो है, बिकॉज ऑफ द सर्टेन फैक्टर्स आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। देखो, क्योंकि ऑडिट में हम क्या करते हैं, अपनी ऑडिटर अपनी जजमेंट लगाता है, प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, तो ऑडिटर अपनी जजमेंट लगाता है, तो यहाँ पर आप क्या नहीं दे सकते, यू कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट टैक्स इस्तेमाल हो रहा है, वही मैंने बताया, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने के पीछे बहुत सारे कारण है। द फर्स्ट कारण इज कि आप यहाँ जजमेंट इस्तेमाल करो। सेकंड रीजन इज दैट कि यहाँ पर आप टेस्ट टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे सैंपल टेस्टिंग वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हो। थर्ड इज दैट कि यहाँ पर आप इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, ऑडिटिंग में भी बहुत सारे, अकाउंटिंग में देखो कितनी सारी इनहेरेंट लिमिटेशन है, इवन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में इतनी सारी इनहेरेंट लिमिटेशन है। और थर्ड थिंग इज दैट जो भी फैक्ट्स, जो भी आपको एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना कंक्लूजन दे रहा है, ये एविडेंसेस जो होते हैं ना वो परसुएसिव होते हैं, मनाने वाले होते हैं, ना कि कंक्लूसिव इन नेचर। तो जो भी एविडेंसेस होते हैं वो मेनली परसुएसिव होते हैं rather than कंक्लूसिव इन नेचर। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिट में तो अटेनेबल ही नहीं है। इन्होंने 4 रीजंस दे रखे हैं किस किस वजह से अटेनेबल नहीं है, वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो कौन से रीजंस हो जाएंगे, सबसे पहला तो रीजन यही हो जाएगा कि यहाँ पर आप अपनी जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, टेस्ट टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एंड द थर्ड फोर्थ फैक्टर इज दैट कि जो एविडेंसेस होते हैं वो परसुएसिव होते हैं rather than कंक्लूसिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब देखो रिव्यू करने के पीछे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करने के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऑडिटर की बेस, देखो ऑडिटर इज टू स्टेट वेदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर विच डू नॉट प्रोवाइड ऑल एविडेंस। अब देखो, अगर जो भी उसने प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म किया वो सारे के सारे एविडेंसेस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा ना। अगर वो सारे एविडेंसेस प्रोवाइड ही कर देता तो उस सिनेरियो में तो वो क्या प्रोवाइड कर देता है, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। लेकिन जो उसने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होते हैं ना रिव्यू करने के बाद, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों आ रहा है रिव्यू में, क्योंकि जब रिव्यू करे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो बेसिकली उसको जो भी एविडेंसेस जो भी चाहिए थे वो सारे एविडेंसेस नहीं मिलते, which do not provide all evidence। देखो, which do not provide all evidence, anything has come to auditor attention that goes to believe that, ठीक है, अगर कुछ भी बेसिकली एनीथिंग दैट वुड हैव कम टू द अटेंशन टू द ऑडिटर जिससे वो बिलीव करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल द मटेरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। इस वजह से, क्योंकि उसे सारे एविडेंसेस नहीं मिलते कि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है वो हमारी एफआरएफ के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड हुई है। वाइल रिव्यू इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन, रिव्यू के अंदर तो क्या करते हैं, जस्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, बस एक एप्लीकेशन लगाते हैं ऑडिट स्किल्स और टेक्निक्स की, और गैदर करते हैं एविडेंसेस को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं रिव्यू में। जस्ट हमारा इतना ही काम होता है। देखो, रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो रिव्यू में वी जस्ट एक सेकेंड, देखो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना रिव्यू में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिव्यू इज टू स्टेट वेदर द प्रोसीजर, जो हमें सारे एविडेंसेस नहीं मिलते यहाँ पे, तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव इज दैट कि हम रिव्यू में क्या करते हैं, हम जस्ट इन्वॉल्व करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट स्किल्स एंड टेक्निक्स। हम केवल ऑडिट स्किल और टेक्निक्स के एप्लीकेशन लगाते हैं, हम एविडेंसेस को इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई असेसमेंट नहीं होती, इसके अंदर हम कोई एक्सेस नहीं करते। देखो, डज नॉट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं आती, इसके अंदर हम आईसीएस और अकाउंटिंग की असेसमेंट वगैरह नहीं करते, टेस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को नहीं छाटते, ना ही हम जो भी इंक्वायरी के रिस्पॉन्सेज होते हैं, देखो रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज होते हैं ना, हम कोलैबोरेटिव एविडेंसेस से हम ले सकते हैं। अब देखो, रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी हम कोलैबोरेटिव एविडेंसेस से हम ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, ये आपने इंटरमीडिएट में चीजें पढ़ रखी हैं, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हम ये सारी चीजें, ये इंटरमीडिएट में हमने ये सारी टर्म्स वगैरह पढ़ रखी हैं। एक चैप्टर होता था विच इज ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर, तो उसके ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला थर्ड चैप्टर होता है इंटरमीडिएट में, हमने उसमें ये सारी चीजें छोटी छोटी पढ़ रखी हैं। देखो, क्योंकि इसके अंदर हमें रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते इंक्वायरी के बाय ऑब्टेनिंग कोलैबोरेटिव एविडेंस थ्रू इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, तो ऑडिटर जो होगा वो
ऑडिटर अटेम्प्ट करता है कि मेरे को कुछ तो सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में पता चल जाए, तो जो ऊपर के जो भी प्रोसीजर थे ना, वहां पर हमें अचीवमेंट कम मिल रही है ना। ऑडिट में तो हमें इससे ज्यादा अचीवमेंट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर वहां पर हम बेसिकली हम आईसीएस टेस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इन सबको असेस कर पाते हैं, और इवन वी कैन असेस द रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी थ्रू दिस कोलैबोरेटिव एविडेंस। तो यहाँ पर हमें ऑडिटर लेस अवेयर हो रहा है सिग्निफिकेंट मैटर के वजह से, तो ऑडिटर की जो भी प्रोसीजर जो रिव्यू के अंदर परफॉर्म कर रहा है उससे एविडेंसेस वगैरह कम मिल रहा है। तो इस वजह से ऑडिटर यहाँ पर जो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है वो एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, रेदर देन योर हाई एश्योरेंस। यस, रीजनेबल एश्योरेंस इसी वजह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको इतना रीजन समझ आ गया होगा व्हाई ऑडिटर इन द रिव्यू एंगेजमेंट इज एबल टू प्रोवाइड योर क्या कहते हैं, ऑडिटर रिव्यू एंगेजमेंट में एक मॉडरेट एश्योरेंस क्यों दे रहा है, ना कि एक आपकी पूरी हाई एश्योरेंस। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पर आपको सारे एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते इंक्वायरी के, और आप असेस नहीं कर पाते अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बस इसके अंदर तो आप अपनी ऑडिट स्किल टेक्निक्स और ऑडिट को जो भी एविडेंसेस है उतना गैदर वगैरह कर पाते हो, उससे ज्यादा इसमें चीजें है ही नहीं। इधर बस केवल एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट स्किल्स एंड टेक्निक्स एंड गैदरिंग ऑफ एविडेंसेस ही होता है। ठीक है, इन एन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। देखो अब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में तो क्या होती है, फैक्चुअल फाइंडिंग्स आर इन्वॉल्व। यहाँ तो आप कोई एश्योरेंस ही नहीं देते हो। देखो, इन द एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ऑडिटर इज एंगेज टू कैरी आउट दोस प्रोसीजर्स ऑफ द ऑडिट नेचर टू विच ऑडिटर एंड एंटिटी एंड एनी एप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी। देखो, थर्ड पार्टी, एक ऑडिटर ने, एक एंटिटी ने, और जो थर्ड पार्टी है ना जिसमें उसने एग्री किया, बस केवल हम उसी पे प्रोसीजर लगाते हैं जितने उन्होंने एग्री किया। जो जो चीजें उन्होंने एग्री किया केवल उसी पे प्रोसीजर्स लगते हैं। ऑर्डर इज एंगेज टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ द ऑडिट नेचर टू विच द ऑडिट एंटिटी एंड द थर्ड पार्टीज हैव एग्रीड, एंड रिपोर्ट करता है फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे। जो भी रिपोर्ट होती है ना वो सारी फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे होती है। द रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोस पार्टीज हु हैव एग्रीड टू प्रोसीजर। रिपोर्ट जो है ना वो केवल रिस्ट्रिक्टेड होती है उन्हीं पार्टीज पे जिन्होंने इस प्रोसीजर में एग्री किया। हाँ, द रिपोर्ट जो होती है, देखो, द रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोस पार्टीज हु हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर सिंस अदर्स अनअवेयर ऑफ द रीजंस ऑफ प्रोसीजर्स। बाकी को तो पता ही नहीं होता, जिन्होंने बस केवल थर्ड पार्टी एंटिटी और जो आपकी ऑडिटर है जिन्होंने एग्री किया ना उस प्रोसीजर्स में, केवल उन्हीं को बस केवल पता होगा प्रोसीजर्स के बारे में, बाकियों को तो कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो अनअवेयर होते हैं ऑफ द रीजन ऑफ प्रोसीजर, वो रिजल्ट को मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर केवल फैक्चुअल फाइंडिंग्स इन्वॉल्व होती है और कोई एश्योरेंस ही नहीं मिलती आपको एग्रीड प्रोसीजर्स में, क्योंकि यहाँ पर तो जस्ट आप जो एग्री वगैरह कर रहे हैं, जो चीजें उन्हीं पे केवल प्रोसीजर्स वगैरह आपके परफॉर्म हो रहे हैं। जबकि कंपाइलेशन एंगेजमेंट में जो आपका इंस्टीट्यूट का मेंबर पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई एश्योरेंस नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इज एंगेज टू यूज ऑफ अकाउंटिंग एक्सपर्ट। यहाँ पर जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट में ना वो अपनी ऑडिट की एक्सपर्टीज मेंबर इस्तेमाल नहीं करता। जो इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है ना वो अपनी अकाउंटिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल ज्यादा करता है, एज अपोज टू योर हिज ऑडिटिंग एक्सपर्टीज टू कलेक्ट, क्लासिफाई, समराइज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। द प्रोसीजर एम्प्लॉयड इज नॉट डिजाइंड एंड टू नॉट एबल द मेंबर टू एक्सप्रेस एन एश्योरेंस ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी प्रोसीजर्स वो परफॉर्म करता है ना वो ऐसे नहीं होते कि वो एश्योरेंस पूरी की पूरी एश्योरेंस दे सके, इस वजह से वो एश्योरेंस ही नहीं देता। लेकिन यूजर्स जो होते हैं ना उन्हें कुछ बेनिफिट तो मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि मेंबर जब भी इन्वॉल्व होता है ना वो अपनी ड्यू डिलिजेंस स्किल और अपनी रीजनेबल केयर, अपना बुद्धिमत्ता इस्तेमाल कर रहा है, प्रोफेशनल स्किल केयर इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से कुछ यूजर्स को इसका फायदा तो होता ही है। ऑडिटर इज एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हेन द ऑडिटर अटैच अ रिपोर्ट टू द इंफॉर्मेशन और कंटेंट ऑफ द यूज ऑफ द ऑडिट नेम इन द प्रोफेशनल कनेक्शन इफ द ऑडिटर इज नॉट एसोसिएटेड इन दिस मैनर। अगर ऑडिटर इसमें अटैच ही ना हो ना, अगर ऑडिटर एसोसिएटेड ना हो इस मैनर में, तो थर्ड पार्टी एज्यूम करेगी कि ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। तो हमने सिंपल सी चीज देखी रिव्यू वाले चीज में, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि रिव्यू में हमने अभी तक क्या क्या देखा। तो ये चार्ट जो टेबल है ना उसी से आपको सारी चीजें समराइज हो जाती हैं कि जितना भी हमने पढ़ा। देखो, ऑडिटिंग के अंदर ऑडिट होता है, ये हमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। जबकि रिलेटेड सर्विस में तीन चीजें होती हैं, रिव्यू, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन। रिव्यू हमें एक मॉडरेट एश्योरेंस दे देता है। मॉडरेट एश्योरेंस क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, और इसमें हमारे जो एविडेंसेस होते हैं हम केवल कंपाइलेशन ऑफ एविडेंसेस करते हैं। हमें एविडेंसेस इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं कि जिससे हम कह सके कि ऑडिट जो हमने किया है, जो भी हमारी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई है, इज इन अकॉर्डेंस विद योर एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और हमें इतने एविडेंसेस वगैरह नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर टेस्ट एक्स वगैरह होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इवन आपके एविडेंसेस वगैरह भी आपको कम मिलते हैं, और रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी भी आपकी कम मिलती है, और एक्सेस जो होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह का वो इतना एसेस भी नहीं कर पाते हैं ऑडिटर इस सिनेरियो में। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, तो इस वजह से एक नेगेटिव एश्योरेंस मिलती है आपको यहाँ पर आप रिपोर्ट में। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में तो कोई एश्योरेंस ही नहीं है, यहाँ पर जस्ट एक फैक्चुअल फाइंडिंग्स होती हैं। केवल प्रोसीजर्स आप उसी नेचर ऑफ ऑडिट पे लगाओगे जो पार्टीज ने एग्री कर रखा है।
यस और कंपाइलेशन में भी कोई एश्योरेंस नहीं है, लेकिन यूजर्स को यहाँ पर बस केवल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन कंपाइल की उसका हम केवल आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ जो ऑडिटर है वो अपनी अकाउंटिंग वाली चीज को ज्यादा इस्तेमाल करे, अपनी अकाउंटिंग एक्सपर्टीज को ज्यादा इस्तेमाल करे रेदर देन ऑडिटिंग एक्सपर्टीज। और यहाँ पर जो आपका यूजर्स होते हैं उन्हें कुछ बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर आपका इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब भी मेंबर इन्वॉल्व होगा वो अपनी प्रोफेशनल स्किल एंड केयर का इस्तेमाल करेगा, तो कुछ तो फायदा होता ही है। तो ये वाली चीज हमने देखी यहाँ पर, ठीक है। SRS आई थिंक समझ आ गया होगा, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग एसक्यूसी एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। देखो काउंसिल ऑफ ICAI हैव बीन इशूइंग फॉलोइंग एसक्यूसीज एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। आप देख सकते हो बहुत सारे एसेज आपके इंस्टीट्यूट इशू कर चुका है। SQC1 हम पढ़ेंगे, सारे सिलेबस में हमारे एसेज हैं। SQC1 इज SQC1 किसके बारे में बात करता है, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करता है। कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए, फॉर्म्स के लिए जो ऑडिट परफॉर्म करिए। देखो क्वालिटी कंट्रोल फॉर फॉर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, historical financial information and other assurance related services engagement। yes other assurance related service engagement। इसी तरीके से ऐसे 200 है, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 299, 300 आप देख सकते हो। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे हैं, 700 की सीरीज तक है, तो इतने तक हमें पढ़ना ही है, सिलेबस में भी हमारे इतने ही है। इसके बाद अगर बात करूं मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, आप देख सकते हो, तो वही चीज बता रखा है यहाँ पर जो भी हमने चीज डिटेल में पढ़ी है। देखो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और ओवरव्यू दे रखा है। जो हमारा AASB है, AASB का स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या था। AASB जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज दैट इज टू डेवलप द न्यू AS एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग AAS, एंड स्कोप इज द फॉर्मुलेशन ऑफ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑडिट तक इसका स्कोप था ना। यस और अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय AASB, फिर फ्रेमवर्क के अंदर अगर मैं बात करूँ, देखो ऑडिट के जो एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड जो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, तो ये 5 होते हैं। सबसे पहले आपके SQC होते हैं। SQC कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर SQC 1 से लेकर 99 तक होते हैं। वो वर्ड वाला डायग्राम वर्ड में जो मैंने आपको दिखाया था उस सारी चीजों को याद करो, उसमें 500 चीजें मैं बता चुका हूँ। ऐसे जो होते हैं वो 100 से 999 तक होते हैं। फिर इसके बाद आपके SRE होते हैं, SRE 2000 से 2699 तक होते हैं। फिर आपके SAE होते हैं, वो 3000 से 3699 तक होते हैं। फिर लास्ट में आपके SRS आते हैं। SRS जो होते हैं वो आपके 4000 से 4699 तक होते हैं। और SRS जो होते हैं वो 3 चीजें इसके अंदर आती हैं, एक आती है रिव्यू की, एक आती है आपकी कंपाइलेशन प्रोसीजर्स की, और एक आती है आपकी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की। और ऐसे की अगर बात करूँ तो 100 से 999 तक इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड होते हैं। जो स्टार्टिंग के जो 100 से 199 तक के जो एसेस होते हैं ना, 199 तक के, उसमें इंट्रोडक्टरी मैटर्स के बारे में बात होती है। और फिर 200 की सीरीज में आपके जनरल प्रिंसिपल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है कि ऑडिटर की जनरल प्रिंसिपल्स है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। 300 वाली सीरीज में रिस्क वगैरह की बात होती है, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। 300 और 499 वाली सीरीज में 300 और 400 की सीरीज में इसी के बारे में बात होती है, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। 500 की सीरीज में आपकी ऑडिट एविडेंसेस की बात होती है। 600 में आप दूसरे ऑडिटर्स का काम इस्तेमाल करते हो। 700 की सीरीज में रिपोर्टिंग वगैरह की बात होती है। और 800 की सीरीज में स्पेशलाइज्ड एरियाज के बारे में बात होती है। क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एसेज, देखो एसेज आर स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर मैनर। मैंने बताया था कि हर एक ऐसे का स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, और अगर कोई लिमिटेशन होती है ना ऐसे की, वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताई जाती है। यही पहला पैराग्राफ इज योर इंट्रोडक्शन। अब ये जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है ना, इसके लिए मैं एक शॉर्ट टेक्निक यूज करता हूँ, मेरे को तो इसी से याद रहता है, IODRI, IODRI। जो भी स्ट्रक्चर आपसे कभी भी पूछे ना ऐसे का, तो आपको भी याद रहेगा, मेरे को ऐसे ही याद रहता है, आयोद्रा से याद रह जाता है। I से इज इंट्रोडक्शन, O से इज ऑब्जेक्टिव, D से इज डेफिनेशन, R से इज रिक्वायरमेंट, एंड A से इज योर एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। यस IODRI भी आप कह सकते हो, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में आपके पर्पस बताया जाता है, स्कोप बताया जाता है, सब्जेक्ट मैटर बताया जाता है, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। स्कोप, पर्पस, सब्जेक्ट मैटर एंड ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या बताया जाता है कि ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस करने में ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। डेफिनेशन में डेफिनेशंस कुछ टर्म्स वगैरह को एक्सप्लेन किया जाता है। रिक्वायरमेंट में क्या बताया जाता है कि ऑडिटर को ये चीज करने की जरूरत है, ऑडिटर नीड्स टू रिक्वायर टू डू दिस थिंग। और इसे कैसे बताया जाता है, द फ्रेज ऑडिटर शेल, ऐसे ऑडिटर शेल, द ऑडिटर शेल, द ऑडिटर शेल, ऐसे करके रिक्वायरमेंट को बताया जाता है। और एप्लीकेशन एंड अदर मटेरियल, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, क्या एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इंटेंडेड टू कवर, वो चीज एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में बताई जाती है। और इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह भी बताया जाता है कि इस तरीके से सारी चीजें क्लियर होंगी, की जाएंगी। ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में बताई जाती हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स में नॉट एट द अबव मेंशन क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, आपके ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है।
एक ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट की मोटी सी बुक है, इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखी है, उसके अंदर आपके सारे एसेस वगैरह उधर ही एक्सप्लेन है, हम वहीं से पढ़ेंगे अगर हमें एसेस वगैरह भी पढ़ने हैं तो। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं। अथॉरिटी अटैच टू डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट या फिर एमसी है। अच्छा, कौन सी अथॉरिटी होती है जो ये डॉक्यूमेंट्स इशू करती है by the institute? कौन सी अथॉरिटी अटैच टू द डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट और एमसीए? द इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, वो बहुत सारे गाइडेंस नोट्स, स्टेटमेंट्स, एसेस वगैरह इशू करता रहता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज द सोसाइटी एज अ लार्ज। देखो, द इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम issue statements and guidance notes on the number of matters with the formulation of AASB जैसे ही बना, auditing standards and essays और AS दोनों ही हमारा ICAI इशू करता है ना। The level of authority attached to the documents and degree of compliance required in respect thereof has been explained by institute through the various announcements from time to time. It is a duty of the professional accountant. ये हमारे professional accountants की duty है कि जब भी मैं अपना audit वगैरह perform करूँ ना, मैं essays को follow करूँ। तो वही चीज यहाँ पर बात कर रखे हैं। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इंश्योर दैट द हमारा जो स्टैंडर्ड्स है, स्टेटमेंट्स है, जनरल क्लैरिफिकेशंस है, ये हम फॉलो करें एंगेजमेंट्स में। The need of the professional accountant to depart from a particular requirement are expected to arise only when the requirement of a specific procedure to perform. देखो, अगर आप कोई ऐसे वगैरह कुछ भी फॉलो वगैरह नहीं कर पा रहे, मतलब आप डिपार्ट वगैरह कर रहे हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऐसे की डिपार्ट कर रहे हो, तो आप तभी डिपार्ट कर पाओगे अगर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर लगा रहे हो। देखो, लेट्स से आपके ऑडिटिंग प्रोसीजर, आपके जो एसेस है ना, वहां पर एक प्रोसीजर बताया गया कि ऑडिटर को नीड्स टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। आप डिपार्ट तभी कर पाओगे, लेकिन आप तब डिपार्ट कर पाओगे अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांस अराइज हो जाता है और आपको एक लेट्स से कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर, अनदर स्पेसिफिक प्रोसीजर आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है, लेकिन वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट पर्टिकुलर अल्टरनेट प्रोसीजर यू नीड टू डिस्क्लोज। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, आप ध्यान से देखो। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इंश्योर दैट द स्टेटमेंट स्टैंडर्ड जनरल क्लैरिफिकेशंस आर फॉलोड इन द, कि आप देखो स्टेटमेंट स्टैंडर्ड और जनरल क्लैरिफिकेशंस बिल्कुल फॉलो करो। द नीड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू डिपार्ट फ्रॉम एनी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट, अगर कोई रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऐसे में कह रखी थी, आप डिपार्ट तभी कर पाओगे। अराइज ओनली व्हेन द रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसीजर अराइज टू बी परफॉर्म्ड, आपको कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ गया, तभी आप बेसिकली उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट से बेसिकली डिपार्ट कर पाओगे इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। और ये कब होगा? स्पेसिफिक प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे जब स्पेसिफिक सर्कमस्टांस आ रही है एंगेजमेंट में, दैट प्रोसीजर कि जो आप पहले वाला जो प्रोसीजर आपके ऐसे में बता रखा था ना, अगर लेट्स से वो अगर प्रोसीजर परफॉर्म करते तो वो इनइफेक्टिव रहता, तभी आप स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म कर पाओगे। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट has not been able to perform engagement procedure, जो engagement procedure ऐसे में बता रखा था या जनरल क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट में बता रखा था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, उसकी जगह आप एक स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म कर पा रहे हो, क्योंकि अगर वो चीज परफॉर्म करते, अगर वो प्रोसीजर परफॉर्म करते तो वो प्रोसीजर आपका इनअफेक्टिव रहता। ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ अल्टरनेटिव प्रोसीजर, और साथ ही साथ उसे ये बताना भी पड़ेगा, ही नीड्स टू डॉक्यूमेंट कि किस तरीके से जो मैं ये अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ, इससे मेरा प्रोसीजर का पर्पस परफॉर्म हो जाएगा। एंड अनलेस अदरवाइज क्लियर, एक रीजन बताना पड़ेगा, उसे रीजन भी बताना पड़ेगा कि व्हाई ही इज डिपार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। तो उसे बताना पड़ेगा कि सच ये बहुत एक स्पेशल सर्कमस्टांस अराइज हो गई थी, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस अराइज हो गई थी, दैट्स व्हाई आई नीड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसीजर। और अगर मैं वो प्रोसीजर जो हमारा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में बताया गया था, अगर मैं वो परफॉर्म करता वो प्रोसीजर, तो दैट वुड बी इनइफेक्टिव, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। ये सारी चीजें से एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। Further, his report should draw attention to these departures. Yes, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी बताना पड़ेगा कि मैंने ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया है। However, a mere disclosure in his report does not absolve मतलब free प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट्स। हाँ, लेकिन अगर आपने खाली डिस्क्लोजर दे दिया तो ऐसा नहीं है कि आप छुटकारा पा लोगे, आपको तब भी स्टैंडर्ड्स की बाकी प्रोसीजर्स वगैरह को तो बिल्कुल फॉलो करना ही पड़ेगा ना। यू नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस। ओके, अब यहीं पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, गाइडेंस नोट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं डिटेल में। आ जाओ, एक सेकेंड। Yeah, statement. The statement have been issued with a view of serving compliance by members on the matters which is of the opinion of the council of institute are critical for the discharge of their function. जो statements होती है ना, वो ICAI इशू करता है ताकि जो ICAI को लगता है कि ये क्रिटिकल है, जब भी ऑडिटर अपने डिस्चार्ज के फंक्शंस को, जब भी ऑडिटर अपने फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करेगा, तो ये कुछ मैटर्स, ये स्पेसिफिक मैटर्स बहुत ही क्रिटिकल है इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज हिज पर्टिकुलर ड्यूटी। तो इसलिए स्टेटमेंट्स को आईसीआई आपका इशू करता है। जो स्टेटमेंट्स होती है ना, दे आर मैंडेटरी नेचर, जबकि मैंने बताया था गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी नेचर। मैंडेटरी मतलब दे नीड्स टू बी मैंडेटरीली फॉलोड, और अगर आप पर्टिकुलर कोई भी स्टेटमेंट वगैरह को फॉलो नहीं करते ना, ऑडिट की स्टेटमेंट को, तो आपको एक अपना रिपोर्ट में एक ड्रॉ करना पड़ता है टेंशन कि भाई मैं तो मटेरियल डिपार्चर कर रहा हूँ,
और अगर आप ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली कोई भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते तो उस सिनेरियो में आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है, यू नीड टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वही चीज यहाँ पे बता रखे, देखो वाइल डिस्चार्जिंग देयर अटेस्ट फंक्शन, जब भी आप अपनी अटेस्टिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटेस्ट कर रहे हो, फिर ऑडिट वगैरह की कुछ भी अटेस्टिंग कर रहे हो, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट के मेंबर की क्या ड्यूटी होती है, देखो दो ड्यूटीज होती है इंस्टीट्यूट के मेंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं। तो सबसे पहली ड्यूटी होती है टू एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग मैटर, जो स्टेटमेंट अकाउंटिंग मैटर से रिलेटेड है। तो दो चीजें बताई गई, एक तो स्टेटमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग मैटर और एक बता रखे स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ऑडिट मैटर। देखो सबसे पहले अकाउंटिंग का देख लेते हैं, स्टेटमेंट जो भी अकाउंटिंग मैटर की है वो कंप्लाइड हो रही है विद द प्रेजेंटेशन, जो स्टेटमेंट आपके अकाउंटिंग मैटर पे जो भी स्टेटमेंट बताई गई है उसका पालन हो रहा है, वो कंपाइल हो रही है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो क्या वो स्टेटमेंट फॉलो हो रही है, मतलब जैसे एक शेड्यूल 3 का आपका फॉर्मेट है, क्या वो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, वेदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर्स आर कंपाइल्ड विद इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्ड बाय ऑडिट। और साथ ही साथ ये ऑडिट तो हो रहा है ना उसका, साथ ही साथ हाँ जो कवर्ड बाय ऑडिट, क्लियर। इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन, अगर आप कोई भी डेविएट करते हो ना इस स्टेटमेंट से, तो ड्यूटी होती है कि आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर दो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, यू नीड टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर थिंग, ताकि यूजर्स जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के उन सबको इन डेविएशन के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करो तो इंश्योर, हाँ वहां पर आपको मटेरियल डिपार्चर बताना पड़ता है, ये रहा, शुड ड्रॉ अटेंशन फ्रॉम द मटेरियल डिपार्चर, यहाँ पर डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं अपनी रिपोर्ट में। ये देखो, टू इंश्योर दैट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑडिट मैटर्स आर फॉलोड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ऑडिट मैटर्स पे जो भी स्टेटमेंट है क्या वो फॉलोड हो रही है, वो कंपाइल्ड, मतलब क्या वो फॉलोड हो रही है जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहीं। तो प्रेजेंटेशन के समय बात कर रहा था, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर बात हो रही है जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जो कवर्ड हो रही है बाय द ऑडिट रिपोर्ट्स। यहाँ कवर्ड बाय द ऑडिट था, यहाँ पे कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट्स। तो दोनों लाइंस को एक बार मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें एक शॉर्ट में क्लियर हो जाए। द मैटर वेदर द स्टेटमेंट्स relating to audit accounting matters are compiled with the presentation of financial information covered by their audit. In the event of any deviation from such statement, it is a duty कि आप adequate disclosure करो audit report में, ताकि जो users हैं financial statement के वो aware हो जाएं इस deviation के बारे में। And to ensure that the statement relating to auditing matters आपके वो followed हो रही है in the audit of financial information covered by their audit reports. If for any reason अगर member is not able to perform an audit in accordance with statement, तो उसकी जो statement है उसकी report में उसे draw करना पड़ेगा attention from the material departures देयर फ्रॉम। चलिए आगे चलते हैं। गाइडेंस नोट्स, गाइडेंस नोट्स आर प्राइमरी डिजाइन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मेंबर्स। स्टेटमेंट्स की तो बात हो गई थी कि स्टेटमेंट्स जो थी वो किस लिए इशू हो रही थी, कि जो भी मैटर्स क्रिटिकल हैं, यस जो क्रिटिकल है फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस। जबकि जो गाइडेंस नोट्स है, गाइडेंस नोट्स आर प्राइमरी डिजाइन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द मेंबर्स। गाइडेंस नोट्स बेसिक होते किस लिए हैं, गाइडेंस के लिए तो होते हैं। तो गाइडेंस नोट्स एक गाइडेंस, वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स फॉर द मैटर्स जो राइज करते हैं इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क ऑन विच, और बेसिकली ये वो मैटर्स होते हैं जिसपे असिस्टेंस हेल्प चाहिए होती है हमारे मेंबर्स को कुछ भी काम करने के लिए। कुछ सर्टेन मैटर्स हो जाते हैं जिसपे गाइडेंस नोट चाहिए होते हैं, जिसपे उन्हें डिफिकल्टी वगैरह हो रही होती है। जो ये गाइडेंस नोट्स होते हैं ना रिकमेंडेटरी होते हैं नेचर में, मेंबर्स शुड ऑर्डिनरी फॉलो, और मेंबर्स को रिकमेंडेशंस को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए गाइडेंस नोट्स में जो भी बता रखे हैं रिलेटिंग टू ऑडिटिंग मैटर, एक्सेप्ट जहां पर वो सेटिस्फाइड है कि इस सर्कमस्टांस में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर उसे गाइडेंस नोट्स फॉलो करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। सिमिलरली व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज अटेस्ट फंक्शन, अ मेंबर शुड एग्जामिन वेदर द रिकमेंडेशन इन द गाइडेंस नोट्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर हैव बीन फॉलोड और नॉट। देखो जब वो अपने अटैच फंक्शंस फॉलो कर रहा है तो उसे ये देखना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग मैटर से रिलेटेड जो भी गाइडेंस नोट्स है क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर अकाउंटिंग मैटर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस नोट्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसे कंसीडर करना चाहिए। अब उसे भी साथ ही साथ वही सर्कमस्टांसेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में गाइडेंस नोट लगाना जरूरी था। अगर सर्कमस्टांस में गाइडेंस नोट लगाना जरूरी था या नहीं था तो उसे वो चीज देखनी पड़ेगी, और अगर जरूरी था तो उस सिनेरियो में उसे अपनी रिपोर्ट में ये चीज डिस्क्लोज भी करनी पड़ेगी ताकि यूजर को अटेंशन ड्रॉ हो सके इस पर्टिकुलर थिंग की तरफ। देयर आर हाउएवर एक फ्यू गाइडेंस, कुछ गाइडेंस नोट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं मेंबर्स पे जब वो अपने अटैच फंक्शंस करते हैं ना, तो कुछ गाइडेंस नोट्स मैंडेटरी होते हैं। दो मेनी ऑफ द गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी नेचर, लेकिन कुछ गाइडेंस नोट्स आपके मैंडेटरी होते हैं नेचर में। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग होती है ना, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपके इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के बेसिस पे बनी हुई है, एंड ऑडिटेड जो अपना ऑडिट कंडक्ट कर रहा है वो जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कर रहा है, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के बेसिस पे अपना सारा का सारा ऑडिट कंडक्ट कर रहा है। दे मैंडेटरी, जो स्टैंडर्ड्स और एसेस जो होते हैं ना ये मैंडेटरी हो जाते हैं फ्रॉम द डेट, जब से वो एसेज या फिर स्टैंडर्ड्स लगते हैं ना तब से वो मैंडेटरी हो जाते हैं फ्रॉम द डेट जो भी स्पेसिफाइड है, जो भी डॉक्यूमेंट में एक डेट लिखी होती है कि कब से ये ऐसे एप्लीकेबल होगा।
एप्लीकेबल की डेट लिखी होती है, तो तब से ये स्टैंडर्ड्स आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं, मैंडेटरी हो जाते हैं। दे कैन बी सिचुएशन विद सर्टेन मैटर्स आर कवर्ड बाय स्टेटमेंट एंड बाय एएस। देखो कुछ ऐसे सर्टेन मैटर्स होते हैं जहां जो आपके स्टेटमेंट्स में भी है और एसए में भी है, लेकिन उन दोनों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उस सिनेरियो में आप किसको फॉलो करोगे? तो उस सिनेरियो में एसए हमेशा ओवरराइड करेगा स्टेटमेंट को। ये चीज याद रखना, एसए का तगड़ा भारी होता है, एसए का पलड़ा भारी होता है, एसए हमेशा ओवरराइड करते हैं आपकी स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो देयर कैन बी सिचुएशन इन विच सर्टेन मैटर्स आर कवर्ड बाय स्टेटमेंट एंड बाय एएस और एसए। इन सच अ सिचुएशन आपकी स्टेटमेंट कब प्रिवेल करेगी? अगर आपका एएस या एसए जब तक मैंडेटरी नहीं होता, टिल द टाइम जब तक आपका एएस या एसए मैंडेटरी नहीं होता, तब तक आपकी स्टेटमेंट प्रिवेल करेगी। लेकिन जैसे ही आपका एएस या एसए अगर जैसे ही प्रिवेल हो जाता है, तो उस सिनेरियो में आपका क्या चीज प्रिवेल करेगी? देखो, once an accounting standard or statement become mandatory, the concerned statement or the relevant part thereof automatically stands withdrawn। तो वो स्टेटमेंट वाली बात को आप भूल जाओगे, आप एसए को ही फॉलो करोगे। तो सीधी सी बात है कि जो आपके हमेशा एसए ही ओवरराइड करते हैं आपकी स्टेटमेंट को, कहने की बात ये है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो आपके एसेज होते हैं वो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कंपाइल करते हैं इंश्योर करने के लिए कि ऑडिटर अपनी ड्यूटीज जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मैंडेटरी होते हैं, मतलब ऑपरेटिव होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ ऑल एंटरप्राइज फ्रॉम द डेट जो भी एसेज में बताई गई होती है कि कब से होंगे नोटिफाइड बाय द काउंसिल। द ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन रिलेशन टू ऑपरेटिव एसे आर सिमिलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। जो ड्यूटीज होती हैं एसे के रिगार्डिंग जो ऑडिटर की ड्यूटी होती है फॉलो करने की, जैसे स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी ड्यूटी होती है वही सेम एसए के रिगार्डिंग भी वही ड्यूटी रहेगी ऑडिटर की, इनको फॉलो करने की। इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे हमारे काउंसिल का एएसबी बोर्ड है, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने के लिए हमारे काउंसिल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी है, जिसे हम एएसबी बोलते हैं प्यार से। क्लियर? तो इसे फॉर्मुलेट बाय जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं एएस जो होते हैं ना, वो एएसबी बनाता है, जो इशूड बाय द काउंसिल, और काउंसिल फिर उसे इशू कर देता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 का भी पार्ट है। जो आपकी कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 133 है, 133, वो बात करता है रिगार्डिंग कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एएस फॉलो होना चाहिए। तो देखो कंपनीज एक्ट में भी बात कर रखी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल एज आर नोटिफाइड बाय कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। कंपनी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 भी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो whenever you will prepare your general purpose financial statement, then you will use your accounting standards which are issued to the public by such commercial। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी सारी क्लैरिटी आनी चाहिए। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना, पब्लिक को इशू होती है। आप देखते हो बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक को इशू होती हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, देन यू मस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाती हैं? बाय द कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइज। ये कमर्शियल, बिजनेस और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जिनका नेचर हम देखेंगे कि कौन से नेचर का है, मतलब इनका नेचर देखेंगे, ना कि इनका ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइज की बात है, किन किन कमर्शियल, बिजनेस और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए। हम बेसिकली नेचर देखेंगे। नेचर का मतलब ये होता है कि क्या बेसिक रेदर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये चीज नहीं देखेंगे क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, हम ये चीज नहीं देखेंगे। नेचर में ये है कि क्या जो उनकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, क्या वो कमर्शियल इन नेचर है, क्या वो बेसिकली इंडस्ट्रियल है, बिजनेस इन नेचर। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, इवन लेट्स से कोई एक एंटरप्राइज है वो चैरिटेबल नेचर में है, लेकिन उसका एक स्मॉल सा, इवन एक स्मॉल पोर्शन भी अगर उसकी एक्टिविटी का कमर्शियल नेचर का हो गया या फिर बिजनेस नेचर का या इंडस्ट्रियल नेचर का हो गया, तो उस पे एएस उसे अप्लाई करना ही पड़ेगा जब वो अपने अकाउंटिंग जब वो प्रेजेंटेशन करे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, देन इट नीड्स टू बी फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो वही बात हो रही है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर इशूड टू द पब्लिक बाय सच कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सब्जेक्ट टू अटेस्ट फंक्शंस ऑफ मेंबर्स। और सब्जेक्ट करता है अटेस्ट फंक्शंस ऑफ मेंबर्स। जब आप अटेस्टिंग फंक्शन करते हैं मेंबर्स, तब भी उसे एएस को फॉलो करना पड़ता है। दे बिकम मैंडेटरी। मैंडेटरी कब से हो जाते हैं? फ्रॉम द डेट जो भी आपके एएस या एसए में स्पेसिफाइड है। द टर्म जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब देखो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है जब आप प्रेजेंटेशन करते हो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो इशूड करते हैं बाय द स्टेक फॉर द यूज ऑफ द शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज और पब्लिक एट लार्ज। तो यूजर्स के लिए बेसिकली आपकी जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह इसीलिए तो यूज होती है, इशूड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद अगर बात करते हैं हम रिगार्डिंग the next point
which is your reference to commercial industrial, देखो reference to commercial business और industrial enterprise की अगर मैं बात करूं, इस context में हम उनका nature देखेंगे, nature of activities देखेंगे rather than the object. We will see the nature of activities rather than the object. We will focus more on the nature of activity, ना कि उनका object देखेंगे. Object का मतलब है कि हम ये चीज नहीं देखेंगे कि वो profit making है, non profit making है, यही बात करके the accounting standards apply in respect of commercial, industrial or business activities of any enterprise, irrespective कि वो profit making है, चाहे वो charitable या फिर religious purpose के लिए. Accounting standards will not however apply to those activities. देखो accounting standard उन activities पे apply नहीं करेंगे जो commercial, industrial और business nature की नहीं है. अगर कोई भी transaction आपकी commercial, industrial, business nature की नहीं होती तो वहां पर आपके accounting standard apply नहीं होते. जैसे कि activity of collecting donation and giving them to flood affected areas. आप donation collect कर रहे हो और उसे flood donated areas पे provide कर रहे हो, तो वो चीज आपकी commercial, industrial, business and business nature की नहीं होती तो वहां पर आपका accounting standard बिल्कुल apply नहीं करेगा. Exclusion of any entity, अगर इसी तरीके से कोई भी entity आपकी exclude हो रही है of any entity from the applicability of AS, वो तभी permissible है अगर उसकी कोई भी activity commercial, industrial और business nature की ना हो, तभी उस entity अपना AS नहीं follow करने की उससे तब नीड नहीं है. दूसरे शब्दों में इवन अगर आपका छोटा से छोटा पोर्शन आपकी एक्टिविटी का अगर वो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, बिजनेस नेचर में हो गया तो आप एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, देन आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा AS. Clear? It in such a case AS will apply to all those activities, including those of not commercial, industrial, or business in nature. The Companies Act, as well as many other statutes, require that financial statement of enterprise. देखो Companies Act और बाकी जितने भी statutes है ना, वो कहते हैं कि जो हमारी financial statements है ना, वो true and fair view देना चाहिए of the position. True and fair view मिलना चाहिए. ये जो requirement है, वो this requirement is implicit even in the absence of specific statutory provision to this effect. However, true and fair view क्या होता है, ये Companies Act में कुछ भी कहीं भी define नहीं है true and fair view क्या होता है. The accounting standard as well as other pronouncement of institute seeks to describe accounting principles and the method of applying these principles in preparation and presentation of financial information so that they can give a true and fair view. देखो अब यही चीज यहाँ पर बता रखी है, while discharging the test function it is a duty of the member of institute कि वो AS को comply करें in the presentation of the financial information covered in the audit. अगर कोई deviation होती है, अगर वो AS वगैरह को follow नहीं कर पा रहा तो उसे क्या बताना पड़ेगा, disclose करना पड़ेगा अपनी report में. Yes, he needs to disclose that particular in his report so that कि users of the financial statements वो aware हो जाएं इस deviation के बारे में. Financial statement cannot be described as complying with AS unless they comply with the requirement of applicable standard. जब तक हम नहीं कहेंगे कि वो AS follow तब तक नहीं करेंगी जब तक वो सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई न करे जो भी AS के अंदर बता रखी है. वंस एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी हो जाता है, ड्यूटी हो जाती है ऑडिटर की कि वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे. व्हाइल डिस्चार्जिंग द टेस्ट फंक्शन, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट मस्ट कीप इन माइंड कि क्या क्या मैंडेटरी AS है, उन सारे मैंडेटरी AS को उन्हें फॉलो ही करना पड़ेगा. क्लियर? हाँ, क्या चीज, अगर कोई ऐसे आपका लेट्स से अगर कोई आपका AS अगर आप तभी बस केवल तब फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस इन नेचर नहीं है. तो इसमें मेन क्रक्स यही था. क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं आपका AS1 व्हिच इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. AS1 बहुत ही सिंपल सा AS है, बस केवल एक ही AS बता रखा है, फिर इसके बाद इंडेक्स के ऊपर चर्चा है. तो अगर मैं बात करूं AS1 की, तो AS1 क्या बात करता है रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. AS1 का नाम क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी ये चारों पॉइंट्स अगर फॉलो नहीं करती ना तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा. ये देखो, इन केस ऑफ अ कंपनी मेंबर शुड क्वालिफाई. देखो मेंबर को क्वालिफाई करनी पड़ेगी देयर ऑडिट रिपोर्ट. इन केस कब क्वालिफाई करनी पड़ेगी रिपोर्ट, अपनी ऑडिट रिपोर्ट कब क्वालिफाई करनी पड़ेगी, मतलब एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, मतलब एक नॉट क्लियर ओपिनियन देना पड़ेगा. क्वालिफिकेशन का मतलब ये चीज होती है. ठीक है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में. अगर 4 सिनेरियोज इनमें से कुछ भी होते हैं तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड नहीं हो रही. कब कब देना पड़ेगा, नंबर 1, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो रिक्वायर्ड थी टू बी डिस्क्लोज्ड एज पर शेड्यूल 3, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको फॉलो करनी थी, अगर वो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज नहीं किया. मेनली डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी की. अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी जो शेड्यूल 3 में अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बता रखी थी, अगर आपने वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज नहीं किया, या आपने अकाउंट्स आपके अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनाए. यस, लेट्स से आपने अपने अकाउंट्स किस बेसिस पे बना लिए, रिसिट बेसिस पे बना लिए, तब भी आपको रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा. या फिर आपने गोइंग कंसर्न का जो फंडामेंटल अजम्पशन है वो फॉलो नहीं किया और आपने अगर ये डिस्क्लोज भी नहीं किया और ये आपने फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर जो भी चेंजेस हुए थे अकाउंटिंग पॉलिसी में, कोई अगर लेट्स से आपने कोई भी चेंज किया अकाउंटिंग पॉलिसी में, अगर वो आप फेल हो गए टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर
चेंज इन योर अकाउंटिंग पॉलिसी, तब भी ऑडिटर क्वालिफाई कर देगा आपकी रिपोर्ट को। तो 4 सिनेरियोज है जब आपके ऑडिटर आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है। सबसे पहला, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने डिस्क्लोज नहीं किया, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपने अक्रूवल बेसिस पे अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं किया, या फिर आपने फंडामेंटल जो भी एजम्पशन थी ऑफ द गोइंग कंसर्न, अगर आपने वो चीज फॉलो नहीं की और आपने ये चीज डिस्क्लोज भी नहीं की। Where a company has been given a specific exemption regarding any of the AS, but the fact of such exemption has not been adequately disclosed in accounts, members should mention the fact of exemption in the audit report. देखो, अगर कोई कंपनी को स्पेसिफिक एग्जाम्पशन मिली हुई है, लेट्स से कोई कंपनी है, उसे एग्जाम्पशन मिली है कि उसे ये एएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पशन का फैक्ट आपने अपने अकाउंट्स वगैरह में कहीं डिस्क्लोज नहीं कर रखा, एंटिटी ने ये अकाउंट्स में ये वाला अपना फैक्ट डिस्क्लोज नहीं कर रखा कि मेरे को ये एएस फॉलो करने की नीड नहीं है, तो ऑडिटर की ड्यूटी हो जाती है कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, जब वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है ना, तो उसे ये फैक्ट ऑफ एग्जाम्पशन बताना पड़ेगा कि ये एंटिटी को ये वाला एएस नहीं लगता। हाँ, लेकिन इस सिनेरियो में इस तरीके से बताना पड़ेगा रिपोर्ट में, क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देना, बताना ऐसे है, देखो, विदाउट नेसेसरीली मेकिंग इट एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन। ऑडिट क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाना, बस केवल इतना बता दो कि ये ऐसा ऐसा एएस फॉलो नहीं होता, एंटिटी एग्जम्प्टेड है इस एएस को फॉलो करने से, ठीक है। In case of enterprise not governed by Companies Act 2013, members should examine the relevant statute and make a qualification in the audit report in the adequate disclosure regarding accounting policies has not made as per specific statutory requirement. अगर let's say Companies Act 2013 उस एंटिटी पे एप्लीकेबल नहीं होता, कोई स्पेसिफिक उसी का खुद का एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो अगर वो एक्ट में जो भी चीजें बता रखे, अगर वो चीज को फॉलो नहीं कर रहे, वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर एक्ट के उस स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हो रही, तो उस सिनेरियो में भी ऑडिटर को वो चीज बतानी पड़ेगी और क्वालिफाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली, मेंबर शुड एग्जामिन क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन आपकी फॉलोड हो रही है इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट or not. In the appropriate cases, fundamental financial assumption देखनी पड़ेगी क्या वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, अकाउंटिंग assumption जैसे गोइंग कंसर्न हो गया, एक्रूअल बेसिस वाली, ये दोनों फंडामेंटल assumption फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। In the appropriate cases, he should consider whether keeping in view the requirement of applicable laws or qualification in the report is necessary. In this event of non-compliance by the enterprise not governed by Companies Act with the disclosure of requirement of AS when such a situation with the relevant statute does not make such disclosure made, the member should adequate disclosure in the audit report without necessarily making a subject matter of disqualification. देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द एंटरप्राइज, अगर कोई एक एंटरप्राइज है जो गवर्न नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 से वो गवर्न नहीं है, लेकिन अगर वो AS1 की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रही, जहां पर रेलेवेंट स्टैट्यूट उसे मना करता है कि उसे AS1 का डिस्क्लोजर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में जस्ट बता देने का है कि इस पे AS1 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वही चीज है उसे क्वालिफिकेशन इस तरीके से बताने की वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बिल्कुल क्वालिफाई ना करे विदाउट नेसेसरली मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन। तो वही चीज है कि अगर कोई स्पेसिफिक एसए एएस अगर उस एंटिटी पे अप्लाई नहीं कर रहा, तो ऑडिटर को वो चीज अपने ऑडिट रिपोर्ट में बता देनी चाहिए, लेकिन उसे उस चीज को क्वालिफाइड नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट मेक अ क्वालिफाइड ओपिनियन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस अदर देन एक्रूअल, और देखो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर नहीं हुई है, विद रिगार्ड टू फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption of accrual, the council of institute has made a specific announcement that in respect of individual bodies covered by AS1 disclosure of accounting policies above, the auditor should examine whether the financial statement have been prepared on accrual basis in cases जहां पे statute governing enterprise required presentation of the accrual basis। अगर statute कहता है कि आपको accrual basis पे ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर नहीं किया accrual basis पे, तो उस सिनेरियो में क्या कर देगा ऑडिटर, क्वालिफाई कर देगा, क्योंकि वो स्टैट्यूट तो कह रहे हैं ना कि आपको एक्रूअल बेसिस पे ही परफॉर्म करनी चाहिए, तो सिनेरियो में आप क्वालिफाई कर दो। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसी कोई स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन एक्रूअल बेसिस, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलो आपकी एक्रूअल बेसिस पे बनी भी नहीं है, तो जो आपका ऑडिटर है अपनी रिपोर्ट में ये जस्ट बस केवल डिस्क्लोज कर देगा, डिस्क्राइब कर देगा ये चीज ऑडिट रिपोर्ट में, लेकिन इसे क्वालिफिकेशन का मैटर नहीं बनाएगा और अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देगा इस सिनेरियो में। इन सच अ केस द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर दोस प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद एप्लीकेबल इन द कंटेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज हैव बीन कंपाइल्ड विद और नॉट एंड कंसीडर्ड मेकिंग सच डिस्क्लोजर और क्वालिफिकेशन इन ऑडिट अकॉर्डिंगली। इसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग इंड एस की। इंड एस क्या होते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बेसिकली हमारे IFRS कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब हमने IFRS को डिट्टो चिपका नहीं है, हमने कुछ उसमें से कार्व्स इन किए हैं, कार्व्स आउट किए हैं, और उसके बेसिस पे ही हमने अपने इंड एस को बनाया है, ठीक है। तो देखो, इंड एस आर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये IFRS कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इशू कौन करता है? CG इशू करता है, हमारे इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है विद द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ASB ऑफ ICAI का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इसमें होता है, और साथ ही साथ नफरा की कंसल्टेशन भी ली जाती है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंटिटी की कंसल्टेशन भी ली जाती है। इंड AS आर नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम वे एज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इनकी नंबरिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे IFRS की नंबरिंग होती है। जुलाई 2014 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे
उसने अपनी बजट स्पीच में अनाउंस किया कि हमें IFRS को इशू करने की बहुत ही अर्जेंट नीड है, वी नीड टू कन्वर्ज द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें अपने एग्जिस्टिंग जो भी हमारे AS हैं उन्हें हमें कन्वर्ज करना चाहिए विद द IFRS, और इस वजह से इंड AS का जन्म हुआ, यस 2015-16 में बाय द इंडियन कंपनीज फ्रॉम, और फाइनेंशियल ईयर 15-16 में तो ना ये वॉलेंट्रीली अप्लाई करने को कह दिया कि आप इंडेस वॉलेंट्रीली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2016-17 में मैंडेटरी बेसिस पे ये अप्लाई हो गए कुछ कुछ कंपनीज पे, टर्नओवर के बेसिस पे हम देखते हैं कि किस पे अप्लाई होता है ये। Pursuant to above announcement, various steps were taken to facilitate the implementation of IFRS converged Ind AS. Moving in this direction, Ministry of Corporate Affairs have issued the company's Indian Accounting Standard Rules 2014 while notification dated this कि इन्होंने एक रोड मैप बनाया regarding the implementation of Ind AS for the companies other than banking companies, insurance and NBFC के अलावा बाकी जितनी भी आपकी कंपनीज है, कंपनीज other than banking, insurance and NBFCs, उनके लिए Ind AS फॉलो करने के लिए एक रोड मैप बनाया गया कि किस तरीके से किस बेसिस पे उनके ऊपर Ind AS एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मैनर ऑफ मेकिंग क्वालिफिकेशन इन डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट, जब भी आप क्वालिफिकेशन करते हो तो किस तरीके से यू नीड टू क्वालिफाई द रिपोर्ट व्हाइल मेकिंग अ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द स्टेटमेंट ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट, ऑडिटर शुड कंसीडर मटेरियलिटी, ऑडिटर को मटेरियलिटी का कांसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि क्या ये चीज यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, अगर ये चीज यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी तभी ऑडिटर को नीड्स टू गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन, अदरवाइज उसे कोई क्वालिफाइड ओपिनियन देने की नीड नहीं है of the relevant item. Thus the auditor need to not to make a disqualification या disclosure तब देने की जरूरत नहीं है अगर उसे लगता है कि आइटम इमटेरियल है, तो क्यों बेफालतू में आपने क्वालिफिकेशन या डिस्क्लोजर देना report में। While making a qualification, the auditor should follow the requirement of the statement of qualification audit report issued by institute. A disclosure which is not a subject matter of audit qualification should be made in the auditor report in the manner that it's clear to the reader कि disclosure does not constitute a qualification। अगर वो disclosure दे रहा है, particular disclosure दे रहा है, तो उस तरीके से auditor को disclose करना है कि रीडर को ऐसा ना पढ़ के लगे कि भाई ऑडिटर ये चीज तो क्वालिफाइड कर रहा है। आपको बेसिकली ऑडिटर की लैंग्वेज इस तरीके से लिखनी है ऑडिट के अंदर, जो अपनी रिपोर्ट में लैंग्वेज इस तरीके से इस्तेमाल करनी है कि रीडर को ये ना लगे कि आप क्वालिफाई कर रहे हो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। द पैराग्राफ कंटेनिंग द ऑडिटर ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू, जो पैराग्राफ है ना ऑडिटर का जो ओपिनियन दे रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू, उसमें कुछ भी ऐसा रेफरेंस नहीं होना चाहिए पैराग्राफ कंटेनिंग द अफोरसेड डिस्क्लोजर। मतलब अगर आप कोई ऑडिट क्वालिफिकेशन दे रहे हो, उसका जो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू वाला पैराग्राफ है जहां पर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करिए, वहां पर क्वालिफिकेशन वाली चीज आपको नहीं बतानी है। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट गिवन बिलो, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जहां पर आपको कुछ बता रखे हैं कि इस तरीके से ऑडिटर को अपने डिस्क्लोजर या क्वालिफिकेशंस देनी चाहिए। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट दीस एग्जांपल्स आर एम्ड एट इलस्ट्रेटिंग द मैनर ऑफ मेकिंग क्वालिफिकेशन एंड नॉट इंटेंडेड टू बी वे ऑफ एनी एग्जॉस्टिव। ऐसा जरूरी नहीं, ये कह रहा है कि ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं क्वालिफिकेशन के, ये एग्जाम्पल जो है ना ये जस्ट इलस्ट्रेटिव नेचर के हैं, एग्जॉस्टिव नेचर के नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल्स को डिट्टो के डिट्टो फॉलो करना है, आप अपनी सेंस में कुछ और भी बना सकते हो लैंग्वेज को, हाँ, लेकिन ये जस्ट इलस्ट्रेटिवली आपको बता रखे किस तरीके से ऑडिटर को अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना चाहिए, तो इस तरीके से बता रखा है। तो 4 एग्जांपल हैं, जल्दी से रीड मार लेते हैं कि क्या किस तरीके से डिस्क्लोजर देना चाहिए, क्योंकि बट आप भी तो ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिस्क्लोजर्स या क्वालिफिकेशंस को देना चाहिए। देखो, वेयर प्रॉपर डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैव नॉट बीन मेड बाय कंपनी। अब देखो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 कहता है कि आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को बिल्कुल प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना चाहिए, तो आपने ये चीज फॉलो नहीं की। और अकाउंटिंग पॉलिसी का एक AS होता था, AS5, आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रखा होगा, AS5 जो बात करता था नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो इसके बारे में बात कर रहा था वो, तो वो चीज भी आपकी फॉलो नहीं हुई ना। तो ये देखो कैसे लेकर है, द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट कंप्लाई विद द AS। देखो, द स्टेटमेंट जो हमारी P&L की और बैलेंस शीट की है उसे AS के साथ कंप्लाई करना चाहिए। ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 133 कहता है कंपनी से का, एक्सेप्ट AS5 नेट प्रॉफिट प्रॉपर। ये देखो, ये सारा कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया अपने अकाउंट्स में, फैक्ट दैट कि भाई कंपनी ने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया, जैसे कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से रिटर्न डाउन वैल्यू पे आ गई, तो उसने अकाउंटिंग ऑफ मेथड चेंज कर लिया ना, लेकिन ये चीज का डिस्क्लोजर नहीं दिया, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने का डिस्क्लोजर नहीं दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज जो हमारा नेट प्रॉफिट है ना कंपनी का, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का नेट ब्लॉक है वो कम हो गया ना, क्योंकि आपने ये चीज डिस्क्लोज नहीं की, इस वजह से नेट प्रॉफिट कम हो गया इतने से। each as compared to the position of the has not been changed, तो subject to this we report that, और आगे आपने अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू कर देनी है। तो इस तरीके से you will provide a disqualification अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। सिमिलरली एक सेकंड एग्जांपल दे रखा है जहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने has accounted for interest income on the receipt basis not on the time proportion basis। जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है ना, AS9 जो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला AS है, वो कहता है कि जो भी आपकी इंटरेस्ट वगैरह जो भी इनकम होती है ना, वो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देनी होती है रेदर देन ऑन वन टाइम बेसिस। तो ये चीज आपको
ये आपने फॉलो नहीं कंपनी ने, तो अब इसको देखो क्वालिफिकेशन कैसे बता रखी है। तो पहले वही चीज बता दी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बैलेंस शीट आपका ये बेसिकली सेक्शन 133 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एक्सेप्ट ये वाला एएस फॉलो नहीं हो रहा, एज द कंपनी हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि कंपनी ने रिसिट बेसिस पे करते रहते थे और टाइम प्रपोर्शन बेसिस, एज अ रिजल्ट जो नेट प्रॉफिट और अब देखो कि किस पे अफेक्ट आया, नेट प्रॉफिट और जो आपकी करंट एसेट्स है ना उतने से अंडर वैल्यूड हो गई एज कम्पेयर टू द पोजीशन जो कंपनी की थी, इंटरेस्ट इनकम ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इतनी होती, सब्जेक्ट टू दिस वी रिपोर्ट दैट। इस तरीके से चीजें आपको लिखनी है। सिमिलरली एक अगला एग्जांपल देखते हैं जहां पर एक एंटरप्राइज ने for capitalized early financial cost related to certain fixed assets for a period after they were ready to put to use, मतलब आपने put to use कर लिया तब भी आप उस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हो। जो आपका AS16 है ना बोरोइंग कॉस्ट वाला, वो चीज इसको मना करता है। AS16 बोरोइंग कॉस्ट वाला इस चीज को मना करता है कि जब आपकी एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो जाती है ना, तो आपको उसे कैपिटलाइज नहीं करना होता जब वो पुट टू यूज हो जाती है। तो ये देखो यही बात कर रखी है। सबसे पहले वो सेक्शन 133 वाली बात कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बैलेंस शीट आपके सेक्शन 133 के अकॉर्डिंगली बननी चाहिए, एएस के अकॉर्डिंग बननी चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 133। लेकिन अगर आपने देखो यहाँ पे यही बात हो रही है कि फाइनेंशियल कॉस्ट जो आपकी होती है वो आपने रेडी टू पुट टू यूज है, तो वही बात कर रहे हैं सेक्शन 133 आपने फॉलो नहीं किया, एक्सेप्ट वेयर एएस इन AS6 जो आपका AS16 है ना बोरोइंग कॉस्ट, वो कहते हैं कि जैसे आपने एक्विजिशन कर लिए थे फिक्स्ड एसेट्स की, वो आपको कैपिटलाइज नहीं कर assets have been capitalized for a period after the assets have been put to use, consequently जो net profit है हमारा net block of the जो reserves and surplus है वो overstate हो गए। इतना अपनी चीजें बता दी, accordingly we can report that। ये सारी चीजें आपको बतानी है। Similarly एक फोर्थ आपका एग्जांपल देखते हैं, where a company has not disclosed all the significant accounting policies and has not disclosed accounting policies in one place। ये आपका AS1 है, यहाँ पर आपका AS1 फॉलो नहीं हुआ ना, क्योंकि कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोजर नहीं किया और साथ ही साथ हाँ एट वन प्लेस। तो आप यही चीज बता रहे हो कि सबसे पहले सेक्शन 133 कंपनी को फॉलो करना चाहिए, एक्सेप्ट कंपनी ने AS1 फॉलो नहीं किया, कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया सारी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अदर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च। इस वजह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है ना वो आपने डिस्क्लोज नहीं की। आपने एक एग्जांपल दी थी कि कौन सी कॉस्ट आपने डिस्क्लोज नहीं की एट वन प्लेस, तो इस तरीके से हम रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप क्वालिफिकेशंस वगैरह मेक करोगे। ये सर्टेन एग्जांपल्स दे रखे थे, ये एग्जांपल्स जो हैं ये इलस्ट्रेटिव नेचर के हैं, ये एग्जॉस्टिव नेचर के नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट थिंग विच इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू चैरिटेबल और अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वही सारी चीज यहाँ पर बात कर रहा है, क्योंकि रिलीजियस और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को तब तक फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। हम बेसिकली नेचर देखेंगे, ना कि हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम नेचर ऑफ एक्टिविटी देखते हैं कि अगर वो इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस इंडस्ट्रियल या नेचर की अगर एक्टिविटीज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस नेचर की एक्टिविटीज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस है, इवन स्मॉल पोर्शन भी है तब भी उसे एएस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नेचर ऑफ एक्टिविटीज इस तरह की हैं, वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन की नहीं है नेचर ऑफ एक्टिविटीज, तो उस सिनेरियो में कंपनी को एएस फॉलो करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड has received a query as to whether the accounting standard formulated were the applicable to the organizations जिनके ऑब्जेक्ट चैरिटेबल या रिलीजियस हैं। बोर्ड ने कंसीडर किया इस क्वेरी को और व्यूज क्या क्या दिए इस मैटर में। द प्रीफेस टू स्टेटमेंट ऑन स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट द इंस्टीट्यूट विल इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द यूज इन द प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय द पब्लिक बाय सच कमर्शियल इंडस्ट्रियल। देखो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब यूज होते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन करते हो ना जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, when you present the general purpose financial statement which is issued to the public by the industrial commercial or business enterprise as may be specified by institute, और साथ ही साथ subject to a test function। ये लाइन हमने पहले भी देखी हुई है, पढ़ी हुई है। The reference to commercial, industrial or business enterprise in the aforesaid paragraph, हम यहाँ nature of activity देखेंगे, ना कि हम object देखेंगे। It is quite possible कि enterprise जो charitable objects की है but carries on whether either whole or in part activities of commercial, industrial or business nature की अगर activity carry out कर रही है तो उसे AS follow करने पड़ेंगे। The board believes that the accounting standard apply in respect of commercial, industrial or business activities of any enterprise irrespective of whether it is profit oriented or is established for a charitable or religious purpose. Accounting standard will not, however, apply to those activities which are not of commercial, industrial और business nature, जैसे आप donations collect कर रहे हो और उसे flood affected areas में provide कर रहे हो। It is also clarified that any exclusion of the activity from the applicability of AS would be permissible only if no part of activity of such entity was commercial, industrial or business in nature. For the removal of doubt, it is clarified that even अगर आपका एक छोटा सा portion of activity अगर आपका consider होता है to the commercial, industrial or business in nature, तो हम उसे exemption नहीं देंगे, हम उसे exempt नहीं करेंगे from the application of AS. Accounting standard would apply to all the activities including those which are not whether or not of the commercial, industrial or business in nature. इसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग गाइडेंस नोट्स की।
गाइडेंस नोट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी टेक्निकल कमिटीज, जो हमारी बहुत सारी इंस्टीट्यूट की टेक्निकल कमिटीज हैं, वो इन्वॉल्व है इन द टास्क ऑफ इशूइंग, वो गाइडेंस नोट्स इशू करती हैं ऑन द टॉपिक्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बेसिकली गाइडेंस नोट्स का मेन पर्पस इज द गाइडेंस टू द मेंबर्स। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस नोट्स की हमें एग्जांपल दे रखे हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट गाइडेंस नोट्स के। सबसे पहला देखते हैं गाइडेंस नोट्स। एक आपका इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर गाइडेंस नोट सेक्शन 44A(b), जो हमारा इनकम टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट में एक चैप्टर है, उसके अंदर हम बहुत डिटेल में इस गाइडेंस नोट को पढ़ेंगे। यहाँ तो जस्ट इन्होंने बस नाम दे रखा है, ये इधर एक्सप्लेन भी नहीं कर रखा है इस गाइडेंस नोट को। तो यहाँ देखो, तो गाइडेंस नोट्स जो है सबसे पहले टैक्सेशन कमेटी ने इशू किया था 1985 में, एंड ये रिवाइज हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द डायरेक्ट टैक्स, जो आपकी कमेटी है उसे बेसिकली रिवाइज करती रहती है। फॉर चैप्टर नंबर 12 फॉर डिटेल डिस्कशन, यही बात करती है। देखो चैप्टर 12 में डिटेल डिस्कशन में हम इसे पढ़ेंगे। जो क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन गाइडेंस नोट्स में है ना, वो एग्जॉस्टिव नहीं है। ऑडिटर को बस केवल अब यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करिए, वही रिकमेंडेटरी नेचर वाली बात हो गई ना, और अपना एक्सपीरियंस और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करनी ऑन द वेरियस मैटर्स विच रिक्वायर्ड रिपोर्ट। गाइडेंस नोट्स ऑन ऑडिट ऑफ IFC ओवर FR, ये वाला गाइडेंस नोट्स थोड़ा अच्छा है। इन IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर FR के ऊपर गाइडेंस नोट है। देखो आपका एक कंपनीज के अंदर इवन एक सेक्शन में ऑडिटर को कहा गया है 143 का सब, आई थिंक 143 सबसेक्शन नंबर 3 क्लोज नंबर 1 है। यस, 143 सबसेक्शन नंबर 3 क्लोज नंबर 1 वाला जो सेक्शन है ना आपकी कंपनीज एक्ट 2013 का, वहां पर ऑडिटर को कहा गया है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है ऑन द वेदर IFC ओवर FR क्या कंपनी फॉलो कर रही है, कंपनी के अंदर एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है, उसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये गाइडेंस नोट उसमें ऑडिटर को बहुत हेल्प करता है। तो यही बात कर रखा है, टू हेल्प द मेंबर्स प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ IFC ओवर FR, द AASB of the ICI has brought out the guidance note on the audit of IFC over FR. The guidance note cover respect such as the scope of reporting of IFC over under the Companies Act 2013, essential component of IFC, technical guidance basically audit के लिए मिली है, of IFC implementation guidance on audit of IFC. Companies Act 2013 ने इंट्रोड्यूस किया some new requirement relating to audit and reporting by the statutory auditors. देखो Companies Act 2013 ने एक नया compliance इशू किया था। देखो ये मैंने बात की थी जिस सेक्शन की, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 1 के अंदर बात की गई ऑफ द एक्ट रिक्वायर्ड दैट की स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो आप कंपनी ऑडिटर है ना, उसे बेसिकली अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज बतानी पड़ती है कि कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम तो है ना, in place of financial and operating in place and operating effectiveness of such control, और ये क्या कंट्रोल ये ऑपरेटिंगली इफेक्टिव है या नहीं है। This section has cast onerous responsibility on the statutory responsibility auditors because of the reporting of internal financial control is not covered in the standard. ये standard के अंदर तो covered नहीं है, लेकिन guidance notes के accordingly आपके इंस्टीट्यूट ने आपको समझाने की कोशिश की है, गाइडेंस प्रोवाइड किया मेंबर को कि इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है ओवर ऑफ ऑन IFC ओवर FR के ऊपर आपको किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद आता है गाइडेंस नोट्स ऑन कारो 2020। कारो के ऊपर भी गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ने इशू किया, गाइडेंस नोट्स ऑन कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट। कारो क्या होता है, कंपनीज ऑडिट CARO, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020 के ऊपर, कारो 2020 के ऊपर एक गाइडेंस नोट है। Central government in exercise of the power conferred under subsection number 11 of section 143 of the Companies Act 2013 issued a guidance note CARO. Central government ने CARO issue किया है, डेट वगैरह छोड़ दो, February 2022 में CARO issue किया था। CARO 2020 was initially applicable of audit of the financial year 2019-20 and onwards. CARO कब से applicable हुआ है, 2019-20 की और onwards के जो भी आप audit करते हो उस पर applicable है। CARO 2020 contains certain matters on which auditors ये इनिशियली बेसिकली एप्लीकेबल था। अभी तक गवर्नमेंट जो है ना इसको एक्सटेंड करती जा रही है बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइटेरिया। अभी तक कारो 2020 एक्सटेंड हो गया। यस, इनिशियली ये एप्लीकेबल था फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड ऑनवर्ड्स। CARO 2020 contains certain matters on which the audit of companies except auditors of those categories of companies which are specially exempted under the order have to make a statement in their audit report. The purpose of guidance note is to enable the auditor to comply with the reporting requirement in the order. Purpose इस guidance note का ये है कि जो auditors है ना कंपनी के, वो सारे statutory auditors इस reporting करे कारो के accordingly, certain matters पे आपको कारो के according reporting करनी पड़ती है। The guidance note contain matters, ये last line important है। The guidance note contain matters on which the auditor of company except of the certain categories, जो कारो में certain companies की category को exemption मिली हुई है, क्यों नहीं कारो का order follow करने की need नहीं है, उन companies को छोड़ के बाकी सारी companies को जो भी matter वगैरह है ना उन पे guidance provide करता है ये reporting के लिए certain matters पे। इसके बाद next आता है guidance note on related services। गाइडेंस नोट ऑन रिलेटेड सर्विस के बारे में पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द फ्रेमवर्क फॉर ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विस मेक इट क्लियर दैट इट कैन बी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एश्योरेंस। देखो रिलेटेड सर्विस में हमने देखा कि
3 सर्विसेज हमने रिलेटेड सर्विस पे देखी थी। कौन सी सर्विस देखी थी? एक रिव्यू की देखी थी, एक कंप्लायंस की देखी थी और एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स देखे थे। यस, तो 3 हमने देखे थे ना। तो गाइडेंस नोट ऑन रिलेटेड सर्विस में बात क्या कर रहे हैं? द फ्रेमवर्क फॉर ऑडिटिंग एंड रिलेटेड सर्विस मेक इट क्लियर एंड कि बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस हो सकते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सर्विस बीइंग परफॉर्म बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिलेटेड सर्विस के अंदर देखो 3 सर्विस आती है, रिव्यू एंगेजमेंट्स की, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर मॉडरेट एश्योरेंस मिलती है, जिसे हम नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं। लेकिन बाकी की 2 सर्विस कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर तो कोई एश्योरेंस ही नहीं दे रही एट ऑल। इंस्टीट्यूट जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेटेड सर्विस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। दिस इज गाइडेंस नोट्स ऑन रिलेटेड सर्विस। ठीक है, अब इसके बाद आपका अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फेज बच गया। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था, जस्ट हमने एक पढ़ा कि आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, एक ओवरव्यू तो होना ही चाहिए किस तरीके से स्टैंडर्ड सेट होता है, क्योंकि आप फाइनल लेवल पे है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एसेस कैसे बनते हैं, गाइडेंस नोट्स क्या होते हैं एंड अदर थिंग्स। और साथ ही साथ ये एमसीक्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि इंस्टीट्यूट आपसे एमसीक्यूज में बहुत कुछ चीजें पूछ भी सकता है, हम कोई चीज छोड़ नहीं सकते। अब इसके बाद ना ये आपको एसक्यूसी 1 बहुत ही डीप में बता रखे हैं इंस्टीट्यूट ने। ये देखो, ये आपका पूरा एसक्यूसी 1 है जितना भी चल रहा है। यस, लेकिन हाँ, ये थोड़ा शॉर्ट में है, तब भी पूरा तो डीप में नहीं है, लेकिन शॉर्ट में है। लेकिन आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिगार्डिंग एसक्यूसी 1। इसी तरीके से आप देखोगे तो एक ब्रीफली जस्ट एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू दे रखा है आपको सारे एसेस का, थोड़ा ओवरव्यू दे रखा है एसेस का। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद आपका देखो जस्ट एक ओवरव्यू टाइप ऑफ द थिंग में एसेस का एक ओवरव्यू दे रखा है, एक समरी टाइप ऑफ द थिंग दे रखी है एसेस की। एंड अकॉर्डिंगली फिर इसके बाद आपका टेस्ट योर नॉलेज का सेक्शन। तो ये सारा जो भी है ये मैं सेकंड पार्ट में आपके साथ कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अभी तक हमने ये लगा लो कि हाफ ऑफ द चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, बस हाफ ऑफ द फेज बचा है, केवल स्टैंडर्ड्स की बात बची है। जो रिमेनिंग बाकी चीजें जो आपकी एमसीक्यू टाइप्स के लिए थी वो सारी कवर हो गई हैं। हमने एक एक लाइन पढ़ी स्टडी मटेरियल की, और मैं मोर वीडियोस लाऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऑडिट के मैक्सिमम आपके सारे चैप्टर्स ही इसी बेसिस पे कवर अप कर दूं। जस्ट आपको क्या करना है, इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना है, क्योंकि हम एक लाइन पढ़ रहे हैं स्टडी मटेरियल की, और मैं समरी रिवीजन वीडियोस की भी ट्राई करूंगा कि हम रिवीजन भी सारी चीजें कर ले साथ साथ, तो इससे इजी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, टाटा।